एपिसोड 41। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, विवान अचानक नर्वस हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर उसे चुना नहीं गया तो वह यहाँ किसी को मार डालेगा। लेकिन उसने इस भावना को दबाने में कामयाबी पाई। दूसरी ओर गिरीश ने उस महिला का नाम बताने का इंतजार नहीं किया जो डांस फ्लो के बीच में थी। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और डांस फ्लो की ओर बढ़ने लगा। उसका वर्तमान चेहरा काफी घमंडी था। उसने पीछे की ओर मुड़कर अपने समूह को देखा। उन्हें तिरस्कार भरी मुस्कान देने के बाद वह फिर से चलने लगा। विवान ने गिरीश की पीठ को गुस्से से देखा। उसके दिल में आग भड़क रही थी। उसकी भावनाएं काफी नियंत्रण से बाहर हो रही थीं, लेकिन अंत में उसने खुद को शांत करने में सफल रहा। उसने अपने मन में ये विश्वास दिलाया कि गिरीश बस उन्हें धमका रहा है। चूंकि मेजबान ने अभी तक अपने साथी का नाम नहीं लिया था, उसने शांत रहने और इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया जब उसने देखा कि महिला उनकी दिशा में देख रही है। वर्तमान में गिरीश उसके ठीक सामने था। जब उसने उसकी ओर देखा, विवान ने अपने हाथों को कसकर बंद कर लिया। वे डांस फ्लो से कुछ दूरी पर बैठे थे, इसलिए गिरीश को डांस फ्लो तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगने वाले थे। एंडरसन और अन्य लोग भावनात्मक रूप से अस्थिर थे क्योंकि उनका दुश्मन अपने घर के मैदान पर पहले नृत्य के लिए जा रहा था। ये बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वे इस बारे में बात करने ही वाले थे ताकि वे गिरीश का ध्यान भटका सकें जब विवान अचानक खड़ा हो गया। वे पहले तो काफी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह पहले नृत्य को देखने के लिए जाना चाहता है। आखिरकार विवान ने ऐसा कुछ किया जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। खड़े होने के बाद बिना एक शब्द कहे वह डांस फ्लो की ओर बढ़ गया। एंडरसन और अन्य लोग तुरंत घबरा गए। वे वहां मौजूद थे जब गिरीश ने उसे अपमानित किया था, और न केवल उसे बल्कि सभी को। उनके मन में इस समय ये चल रहा था कि विवान गिरीश के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है पहले नृत्य के लिए। विवान, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम बस पहले नृत्य के खत्म होने का इंतजार कर सकते हो। विलियम ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। हाँ, ये सिर्फ एक पहला नृत्य है। इस पल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है और अंत में बुरे परिणामों का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कशिश भी अब और नहीं रुक सकी और उसे जाने से रोकने की कोशिश की। उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि हालांकि विवान काफी ठंडा था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक उच्च स्तर का दिखावा करता हो। वास्तव में वह एक आसान व्यक्ति था। बस उसका चेहरा मुस्कुराने के लिए नहीं बना था, इसलिए उन्होंने अभी तक उसकी मुस्कान नहीं देखी थी। विवान ने पूरी तरह से उनकी बातों को नजरअंदाज किया और डांस फ्लो की ओर बढ़ गया। उसके वहां जाने के पीछे अपने खुद के कारण थे, बजाय इसके कि वह गिरीश के पहले नृत्य का दर्शक बने। अलिप्सस डॉट। जब वह डांस फ्लो की ओर बढ़ा, गिरीश को ऐसा लगा कि दुनिया उसकी है। आखिरकार उसे सानिया के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता था। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम उसे पता था कि वह न केवल खूबसूरत है बल्कि व्यवसायों का प्रबंधन करने में भी सक्षम है। हालांकि वह एक प्लेबॉय था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ था। वह बस अपनी युवा अवस्था का आनंद ले रहा था। लेकिन अंत में उसे पता था कि मिश्रा परिवार का एकमात्र वारिस होने के नाते उसकी जिम्मेदारी छोटी नहीं थी। उसे अपने परिवार को एक नए स्तर पर ले जाना था और न कि उसे गिराना था। इसलिए जब शादी के मुद्दों की बात आई तो उसने एक सक्षम और अमीर लड़की खोजने का फैसला किया जो उसके परिवार में शादी कर सके। इस तरह वह अपने परिवार की स्थिति और प्रभाव को सुधार सकेगा। आखिरकार अगर उसके परिवार और लड़की के परिवार के बीच अच्छे संबंध होंगे तो जो कनेक्शन उसे मिलेंगे वे उसे कई व्यापार परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। अब तक की सबसे अच्छी उम्मीदवार सानिया थी। न केवल वह एक सुंदरता थी, बल्कि उसका परिवार भी गरीब नहीं था। वास्तव में जब सानिया या उसके परिवार की बात आती थी तो गरीब शब्द का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उसकी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं था जब कोई वर्तमान मुद्दे को देखता था। वह एक कंपनी शुरू कर रही थी। जब वह अपने विचारों में था, वह डांस फ्लो के सामने पहुंच गया। उसने खूबसूरत सानिया को देखा और मुस्कुराया। हालांकि उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वह उसे देख सकता था। जैसे ही उसने मुस्कुराया, उसने कहा, धन्यवाद मिस मेहता, पहले नृत्य के लिए मेरी अनुरोध स्वीकार करने के लिए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उनमें घमंड और अहंकार स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। सानिया ने उसके शब्द सुनते ही भौहें चिढ़ाए। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख हो। उसने अपने आप से सोचा, आज युवा मास्टर गिरीश ने कौन सी दवा ली है। गिरीश ने सानिया के चेहरे पर बदलाव नहीं देखा, इसलिए वह इस और उसके बारे में बड़बड़ाता रहा। एक मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। वह अकेला नहीं था, बल्कि उन सभी ने जो इस बैंकेट में शामिल हुए थे, सानिया को उलझन भरी नजरों से देखा। उनके अनुसार नृत्य को पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था जब चुने हुए साथी ने डांस फ्लो पर कदम रखा।
लेकिन अब 1 मिनट बीत चुका था, लेकिन सान्या ने कोई हरकत नहीं की। वह मेजबान थी, इसलिए उसे ये बताना था कि उसका साथी कौन है। इसलिए हालांकि गिरीश ने अनुमान लगाया कि वह ही है, उसने डांस फ्लोर पर कदम नहीं रखा। जब वे ये सवाल करने ही वाले थे कि क्या हो रहा है, तभी दमिनी की आवाज गूंज उठी। और जो शब्द कहे गए वे काफी चौंकाने वाले थे। मुझे खेद है युवा मास्टर गिरीश, लेकिन आप पहले नृत्य के लिए चुने गए साथी नहीं हैं। गिरीश अवाक हो गया जब उसने ये शब्द सुने। वह एक पल के लिए भ्रमित हो गया और फिर सीधे सान्या की आंखों में देखा और पूछा, मुझे नहीं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गलती नहीं कर रही हैं? आखिरकार आज उपस्थित युवा पीढ़ी में मैं सबसे अच्छा हूं। इसके अलावा मैं वह था जिसने पिछले हफ्ते हमसे मिलने के दौरान इस अवसर के लिए अनुरोध किया था। गिरीश ने अपने सीने के सामने हाथ बांधकर दमिनी को देखा। अगर मैं सही हूं तो मुझे याद है कि युवा मिस ने आपके निमंत्रण को पहले ही अस्वीकार कर दिया था। दमिनी ने ये शब्द ठंडे स्वर में कहे। उसे पता था कि सान्या ने पहले नृत्य में भाग लेने का निर्णय क्यों लिया, लेकिन जिस साथी को उसने चुना था वह स्पष्ट रूप से गिरीश नहीं था। अगर यह नहीं होता कि वह उसके बारे में काफी जिज्ञासु थी, तो वह निश्चित रूप से इस विशेष दिन पर उपस्थित नहीं होती। वह मेहता परिवार से थी। ये एक ऐसा परिवार था जिसे इंचोएट में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। अगर यह मैं नहीं हूं तो बताओ कौन है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है? गिरीश ने पूछा। उसका चेहरा काला हो गया। जब वह डांस फ्लोर की ओर बढ़ रहा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे डांस फ्लोर पर कदम रखने से पहले ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस समय उसका गुस्सा पहले से ही उबाल मार रहा था। वह जानना चाहता था कि किसमें इतनी हिम्मत थी कि वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। सान्या का चेहरा इस समय ठंडा था। उसने गिरीश के पीछे देखा और धीरे से कहा, आपके पीछे वाला। गिरीश तुरंत मुड़ा, ये देखने के लिए कि कौन इतना अनोखा या विशेष था कि वह उस महिला का ध्यान आकर्षित कर सके जिसे वह पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका शरीर तुरंत ठहर गया जब उसने ठंडी और उदासीन नीली आंखों का सामना किया। ये दूसरी बार था जब उसने इस तरह की आंखें देखी थीं। पहली बार तो वह स्पष्ट रूप से विवान के गुस्से के समय था, और अब जब ये आंखें उसकी ओर देख रही थीं, उसे अपने शरीर में थोड़ी कंपकंपी महसूस हुई। विवान की उपस्थिति में उसकी आमतौर पर घमंडी अभिव्यक्ति को गायब होना पड़ा। तुम यहाँ क्यों हो? अपने होश में लौटने के बाद गिरीश ने तुरंत आक्रामकता से पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वह पहले अपमानित कर रहा था वह वास्तव में असली साथी था। वह वास्तव में गुस्से में था, लेकिन चूंकि वहां कई आंखें उसे देख रही थीं, वह विवान को धमकी देने या अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिरकार अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पहले से ही दागदार प्रतिष्ठा फिर से कीचड़ में सनेगी। बेशक विवान को इस सवाल का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने बस उसके पास से गुजरते हुए डांस फ्लोर पर कदम रखा। वहां उसकी नीली आंखें जो पहले ठंडी और उदासीन थीं, तुरंत बदल गईं। सारी ठंडक तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह जटिल भावनाएं आ गईं। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और केवल संगीत की आवाज ने उन्हें वर्तमान में वापस लाया। चूंकि संगीत पहले ही शुरू हो चुका था, ये स्पष्ट था कि नृत्य भी शुरू होना चाहिए। वे एक दूसरे के करीब आए। फिर जैसे ही सान्या ने अपने हाथ उसके गले के चारों ओर रखा, विवान ने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लीं, और धीरे धीरे वे संगीत की लय के अनुसार अपने शरीर को हिलाने लगे। विवान के कार्य विलियम और समूह की दृष्टि में थे। जैसे ही वह मंच के करीब पहुंचा, वे चिंता से भर गए। उन्होंने सोचा कि विवान उस पल पागल हो गया है, और जैसे ही वह गिरीश के पीछे रुका, उन्हें लगा कि विवान अब अपनी चाल चलने वाला है। लेकिन अंत में जो खबर उन्हें मिली उसने उनके दिमाग को हिलाकर रख दिया। यह इतना चौंकाने वाला था। वह व्यक्ति जो मेजबान के साथी होने का ब्रैगिंग कर रहा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। ये पता चला कि उसने पहले इस अवसर के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था। लेकिन अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा, तो वे ये सोचने से नहीं रोक सके कि उसे ये विश्वास कैसे हुआ कि वह उनके सामने पहले नृत्य का हकदार है। लेकिन फिर भी उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उसके आमतौर पर घमंडी चेहरे पर अंधेरा था। पहली बार वे उसे हारते हुए देख रहे थे। इसके अलावा वे इस रात होने वाली दौड़ का इंतजार कर रहे थे, जहां वह फिर से हारने वाला था। लेकिन जो वे सोच रहे थे वह ये था कि विवान को यह कैसे पता चला कि गिरीश को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह उस समय उनके मन में चल रहा सवाल था। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने सान्या के शब्द सुने, तो उनके दिमाग में एक बम फट गया। आपके पीछे वाला। जो व्यक्ति उस समय गिरीश के पीछे खड़ा था, वह स्पष्ट रूप से विवान था। अन्य लोग डांस फ्लोर से काफी दूर थे। समूह ने एक दूसरे को अजीब भावनाओं के साथ देखा। ये स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी ये विश्वास नहीं कर रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। अरे,
तुमने मुझे क्यों चुटकी भरी? मैं ये पुष्टि करना चाहता था कि मैं सपना नहीं देख रहा। हालांकि अभी केवल 8 बजे हैं, मैं इस पल में जागरूकता पर भरोसा नहीं करता। तो तुम खुद को क्यों नहीं चुटकी भरते? मैंने पहले ही कहा कि मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। quote:_. क्या विवान पहले हमारे साथ मजाक कर रहा था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच है। आखिरकार वह बिना बुलाए डांस फ्लो की ओर बढ़ा। अब मुझे समझ में आया, यही कारण है कि वह बिना साथी के आया। ये पता चला कि उसका साथी बैंकेट का आयोजक था। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले भोजन के दौरान उस दरवाजे की ओर देख रहा था जो मंच के पीछे जाता था। क्या हमने किसी को उसके अपने बैंकेट में आमंत्रित किया? हा, ये एक नया रिकॉर्ड है जो हमने बनाया है। वैसे वे एक अच्छे जोड़े की तरह लगते हैं, है ना? बिल्कुल, वे एक दूसरे के लिए सही हैं। मुझे गिरीश के वर्तमान चेहरे को देखना पसंद है। वैसे वह महिला, मैंने सुना है कि वह मेहता परिवार से है। आपका मतलब है कि वह जो राजधानी से है? मुझे लगता है, आखिरकार इन सभी बड़े लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए उसे कुछ न कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। आखिरकार अगर वह इतनी प्रतिष्ठित परिवार की सदस्य है तो उसे हमारे छोटे सोमेश्वर शहर में एक छोटी कंपनी शुरू करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम सही हो। जब वे बात कर रहे थे, विवान और सान्या पहले ही एक दूसरे के शरीर के चारों ओर हाथ डालकर नृत्य करने लगे थे। उनके मूव्स प्रशिक्षित थे, ये दिखाते हुए कि उन्होंने नृत्य करना सीखा था और वे नौसिखिए नहीं थे। पहले विवान ने उसकी आंखों में देखा जब वह उसकी दिशा में देख रही थी। पहले उसने सोचा कि वह गिरीश को देख रही है। अंत में जब गिरीश ने हिलाया तो उसने देखा कि उसकी आंखें अभी भी उसकी ओर देख रही थीं। जैसे ही उसने वही अभिव्यक्ति देखी जो उसने पहले 3 बार देखी थी, उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह चाहती थी कि वह उसका साथी बने। विवान के मन में भी कई सवाल थे जो वह उससे पूछना चाहता था। यह उसके लिए उस सवाल को पूछने का एक अच्छा मौका था। आखिरकार उनके पहले के मिलनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब जब उसने अपने गले के चारों ओर उसके हाथों को महसूस किया और जब उसने अपनी पतली कमर को पकड़ा, तो विवान को अभी भी महसूस हुआ कि इसमें काफी बड़ा अंतर था। नृत्य में अपने अभ्यास के दौरान उसने स्पष्ट रूप से एक लड़की को उसी तरह पकड़ा था, लेकिन अंत में जो भावना वह अभी महसूस कर रहा था वह पूरी तरह से अलग थी। विवान एक ऐसा व्यक्ति था जो चीजों को पूर्णता के साथ करता था। जब वह नृत्य सीख रहा था तब वह लगभग 6 साल का था। उसने अपनी मां को प्रभावित करने के लिए बहुत मेहनत की। अंत में जब वह 15 साल का था, उसने प्रशिक्षण बंद कर दिया क्योंकि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। मुझे देख रहा है कि तुम पहले इस नृत्य में भाग लेना नहीं चाहती थी, विवान ने पहल करते हुए पूछा। सान्या ने उसे एक पल के लिए घूरा और फिर उसने अपने सवाल का जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता? तुम दरवाजे पर खड़ी थी। भोजन नृत्य से ठीक पहले था, लगभग 10 मिनट। लेकिन तुम वहां आई। ये स्पष्ट था कि तुम मंच पर अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाहती थी। विवान ने ये सब कहा जबकि वे बीट्स के अनुसार चलते रहे। तुम काफी समझदार हो, मुझे लगता है। खैर, ये सच था। मैं इसमें भाग लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे भाग लेना पड़ा। आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में काफी जिज्ञासु हूँ, सान्या ने कहा जब उसने विवान के नेतृत्व में नृत्य के मूव्स का पालन किया। आखिरकार जब भी हम एक ही सप्ताह में 2 बार मिले, तुम हमेशा मुझे पकड़ते हो। चूंकि तुम मेरे पिता के अलावा मुझे इस तरह पकड़ने वाले पहले पुरुष हो, मुझे तुम्हारे बारे में जिज्ञासा होनी ही थी, सान्या ने आगे कहा। विवान एक पल के लिए चुप रहा और फिर कहा, तुम अकेली नहीं हो। आखिरकार जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे कुछ परिचितता का एहसास होता है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुमसे पहले कभी मिला हूं। सान्या ने विवान के शब्दों पर अपनी भौहें उठाईं। वह पहले से ही जानती थी कि वह अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति से सच बोल रहा है, लेकिन जो उसे उस प्रतिक्रिया का कारण बना रहा था वह ये था कि उसने भी विवान से कुछ परिचितता का एहसास किया था। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह यह नहीं बता सकी कि क्या वे पहले कभी मिले थे। ये काफी अजीब था, लेकिन ये सोचकर कि वे पहले मिले थे और उनमें से कोई भी याद नहीं कर सका, क्या ये बेतुका नहीं था? जब तक कि उनके एक दूसरे के बारे में सभी यादें मिटा नहीं दी गईं। और इसके लिए यह असंभव था। कोई भी दूसरे के बारे में अपनी यादें बदलने या मिटाने की क्षमता नहीं रखता, है ना? क्या तुम कहती हो कि हम नृत्य के बाद एक साधारण बातचीत करें? विवान ने पूछा। वह इस लड़की के बारे में और जानना चाहता था, एक ऐसी लड़की जिसने कभी कभी उसकी रातों को बेहोश कर दिया और कभी कभी इतनी मीठी बना दिया कि वह जागना नहीं चाहता था। सान्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस नृत्य में कैसे प्रदर्शन करते हो। जैसे ही उसने मुस्कुराया, विवान जो उसके ठीक सामने खड़ा था
उसके चेहरे के करीब, उसने देखा कि वह मुस्कान कितनी खूबसूरत थी। दो गद्दे तुरंत उसे एक अलग व्यक्ति की तरह दिखाते थे। ये पहली बार था जब वह उसकी आकर्षक मुस्कान देख रहा था। यह नहीं जानते हुए कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसकी मुस्कान से प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसने भी मुस्कुराया। पहले की हल्की मुस्कान के विपरीत, ये एक ऐसी मुस्कान थी जो उस पल में उसके सच्चे विचारों से भरी थी। यह मुस्कान सच्ची थी। जब सान्या ने उसके चेहरे पर वह मुस्कान देखी, तो वह एक पल के लिए चकित रह गई। वह मुस्कान वास्तव में एक पुरुष के आकर्षण से भरी थी। हैंडसम चेहरे के साथ, उसने सोचा कि विवान एक चित्र से निकला हुआ राजकुमार है, और इस कारण से उसकी मुस्कान और भी चमकीली हो गई। दर्शक भी इस जोड़े से प्रभावित थे। न केवल उनके नृत्य के मूव्स अच्छी तरह से समन्वयित थे, जैसे कि उन्होंने पहले एक साथ अभ्यास किया हो, बल्कि उनके मूव्स पूरी तरह से संगीत की लय के साथ मेल खाते थे। जब सान्या मुस्कुराए, तो ये एक खिलते हुए फूल की तरह था, और फिर विवान ने जवाब में मुस्कुराया। ये ठंडी चांदनी की तरह था जो गर्मी का एहसास देती थी। दोनों मुस्कानें तुरंत दर्शकों की प्रशंसा को आकर्षित कर रही थीं। यहाँ तक कि गिरीश, जो जोड़ी को गुस्से से नृत्य करते हुए देख रहा था, हार मानने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार दोनों मुस्कानें वास्तव में एक दूसरे को पूरा कर रही थीं। लेकिन जो वह और अन्य लोग सोच रहे थे, वह ये था, वे उस बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वे इस तरह मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तक कि दमिनी भी सान्या के चेहरे पर उभरी मुस्कान से चकित रह गई। ये पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर इस तरह की बेफिक्र मुस्कान देखी थी। यहाँ तक कि जब वह उसके सामने थी, जो उसकी बहन की तरह थी, तब भी मुस्कान इससे अलग थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता के सामने भी, ये हमेशा एक अलग मुस्कान थी। दूसरे शब्दों में, यह मुस्कान काफी अनोखी थी। विवान के लिए, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसने उसे देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि संगीत उस भाग पर पहुंच गया था जिसमें तेज मूवमेंट की आवश्यकता थी। ये सान्या की उस व्यक्ति से अनुरोध था जो संगीत का प्रबंधन कर रहा था। जोड़े पर वापस, क्या तुम इस नृत्य में प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हो? विवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मुस्कान थी जो उसने केवल अपनी मां को दिखाई थी। उसकी मृत्यु के 4 साल बाद उसने इसे किसी और को नहीं दिखाया था। लेकिन अब वह इसे एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा था जिसे वह भी नहीं जानता था। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि हॉल में सभी लोग मौजूद नहीं थे। वहां केवल वे दोनों, संगीत और डांस फ्लोर था। अगर वहां कोई ऐसा व्यक्ति होता जो इन दोनों को अच्छी तरह जानता हो, तो वह इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से चकित हो जाता। ऐसा क्यों था? क्योंकि विवान की मुस्कानें दुर्लभ और हल्की थीं। हालांकि वे सच्ची थीं, वे कभी भी इतनी उत्साही नहीं थीं। दूसरी ओर, सान्या की मुस्कानें केवल उसके माता पिता, दादा दादी और अंततः दमिनी, जो उसकी बहन की तरह थी, के सामने देखी जाती थीं। अपने अधीनस्थों और अजनबियों के सामने, वह बर्फ से बनी एक खूबसूरत मूर्ति की तरह थी। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा ठंडी रहती थी। चाहे वह किसी की प्रशंसा कर रही हो या दंड के बारे में बात कर रही हो, उसकी अभिव्यक्ति वही रहती थी। केवल उसकी आवाज का स्वर बदलता था। लेकिन अब, ये दोनों लोग, जिनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी या जो मुस्कुराने में दुर्लभ होते थे, एक दूसरे को चमकीली मुस्कान दे रहे थे। बिना ये जाने कि उनके दिलों में बर्फ पिघलने लगी थी। प्रतिस्पर्धात्मक भावना और दृढ़ संकल्प से भरी आंखों के साथ सान्या ने जवाब दिया, चलो करते हैं। उसके शब्द एक संकेत की तरह थे। जैसे ही संगीत की लय तुरंत तेज हो गई और दोनों की गति भी। उनकी पहली प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो गई। परिणाम के लिए, यह गाने के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। जैसे ही संगीत हॉल में गूंजा, वहां उपस्थित भीड़ ने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। खैर, ऐसा नहीं था। सच यह था कि वे दोनों एक आकर्षक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने एक वृत्त बनाया था। वृत्त के बीच में एक डांस फ्लोर था जिस पर दो लोग नृत्य कर रहे थे। हॉल की छत से आने वाली तारे जैसी रोशनी उस जोड़ी के चेहरों को रोशन कर रही थी। हालांकि रोशनी इतनी तेज नहीं थी कि वे दोनों के चेहरों को स्पष्ट रूप से देख सकें, लेकिन वे कम से कम ये देख सकते थे कि वह जोड़ी या तो खूबसूरत थी या हैंडसम। जिस तरह से वे नृत्य कर रहे थे, वह एक स्तर पर था जिसे वे सोच भी नहीं सकते थे। उनके हर मूव और हॉल में गूंज रहे गाने की बीट्स पूरी तरह से मेल खा रही थीं। दोनों के मूव्स पूरी तरह से समन्वयित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही मन साझा कर रहे हों। आखिरकार, नृत्य के प्रवाह को बाधित करने वाली कोई टकराहट या गलती नहीं थी। लेकिन इन सभी लोगों को ये नहीं पता था कि डांस फ्लोर पर मौजूद दोनों वास्तव में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये दो ऐसे लोगों के बीच की प्रतियोगिता थी जो नृत्य में अच्छे थे। जैसे जैसे भीड़ देख रही थी, वे सभी हैरान थे, खासकर युवा पीढ़ी। आखिरकार, डांस फ्लोर पर मौजूद लोग या तो उनसे छोटे थे या उनकी उम्र के थे। विवान और सान्या को उन लोगों की परवाह नहीं थी जो उन्हें देख रहे थे।
इस समय उनके मन में केवल प्रतियोगिता जीतने का विचार था। वे गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ दें। इस समय संगीत पहले से ही अपने चरम पर था, इसलिए उनके मूव्स तेज थे, और जैसे ही वे अजीब कोनों में मुड़ते और झुकते, वे ये सुनिश्चित करते थे कि वे संगीत की लय के अनुसार हैं। जैसे ही गाना समाप्त होने के करीब आया, लय धीमी हो गई। वे एक साथ कदम मिलाते हुए लय को अपने मूव्स पर नियंत्रण करने देते हैं। चारों ओर का दृश्य और लोग पहले ही धुंधले हो चुके थे। वे दोनों अकेले अपनी दुनिया में थे। सान्या की पन्ना हरी आंखें चमक रही थीं और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाली थी, जिससे विवान की मुस्कान और भी चमकीली हो गई। अवश्यंभावी भावनाएं विवान के शरीर में उमड़ने लगी और उसकी उंगलियां खुशी से झंझना उठीं। उसका हाथ उसके गाल पर हल्का सा गुजरा। उसका शरीर अपने आप काम कर रहा था। इस शुद्ध स्वर्ग से उसे रोकने के लिए कोई बंधन नहीं था, जहां वह सभी बंधनों को छोड़ सकता था जो उसे रोकते थे। ये लंबे समय में पहली बार था जब वह सब कुछ भुलाकर खुद का आनंद ले सकता था। परिवार को भूल जाओ, पैसे बचाने को भूल जाओ, परिवार के हवेली छोड़ने के बाद क्या करेगा उसे भूल जाओ, केवल उसे ही याद रखो। उसने उसे अपने सीने के करीब खींच लिया और उसने अपने हाथ उसके गले के चारों ओर लपेट लिए। उसके ढीले काले बाल उसकी आंखों पर गिर गए, जैसे एक पर्दा जो तारे की रोशनी को रोक रहा हो। लेकिन वह उन पन्ना हरी आंखों को देखना चाहता था। वह अपने हाथ को हटाने लगी ताकि वह अपने बालों को सहेज सके, लेकिन उसका हाथ उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने सावधानी से उसके पतले हाथ को अपने कंधे पर रखा। फिर उसने उसके ढीले बालों को उसके कान के पीछे समेट दिया और उसकी पन्ना हरी आंखें उसकी ओर चमक उठीं। सान्या ने एक पल के लिए विवान को घूरा, यहाँ तक कि अब उसने उन व्यवसायों और कंपनियों के बारे में पूरी तरह से भूल गई जिन्हें उसे प्रबंधित करना था। उसने अपनी ठंडी बॉस लेडी की प्रतिष्ठा को भुला दिया। वह स्वतंत्र होना चाहती थी और आसमान में उड़ना चाहती थी। अनुबंधों और निर्णय लेने से संबंधित मुद्दों को भूल जाओ। लाभ कमाने या हानि को कम करने के बारे में भूल जाओ, लेकिन केवल स्वतंत्र और बंधनों से मुक्त रहने पर ध्यान केंद्रित करो। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। वे नृत्य करते रहे, संगीत में इतने खो गए कि रुक नहीं सके। समय बीत गया जैसे उनके पैर समन्वय में चलते रहे। जिस पल विवान का पैर बाईं ओर गया, सान्या का भी उसी क्षण वहां उतर गया। अंतिम मूव्स के दौरान सान्या और विवान एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन फिर भी उनके हाथ जुड़े रहे। फिर विवान ने सान्या को एक पल के लिए घुमाया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही सान्या उसकी बाहों में गिरी, उसके हाथ उसके कंधों पर रेस्टेड हुए और उसके हाथ उसकी कमर पर थे। उसी क्षण संगीत समाप्त हुआ और नीली और हरी आंखें एक दूसरे में घूरने लगीं। जब संगीत समाप्त हुआ तो हॉल में चुप्पी छा गई। कोई भी कुछ नहीं बोला, सभी अभी भी उन दोनों के अद्भुत प्रदर्शन में डूबे हुए थे। केवल एक मिनट बाद, जब विलियम अपने लड़की को डांस फ्लोर पर लाने और जोड़ी के मूव्स की नकल करने के लिए इंतजार नहीं कर सका, उसने ताली बजाई, जिससे दर्शकों को भी ताली बजाने के लिए मजबूर किया। ये एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे उन्होंने केवल टीवी पर देखा था। जो लोग स्क्रीन पर प्रदर्शन कर रहे थे, वे सभी नृत्य में पेशेवर थे और उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। अब वे अपनी आंखों के सामने ऐसा नृत्य देख सकते थे। ये वास्तव में एक आशीर्वाद था, इसलिए उन्होंने जोरदार ताली बजाने का सुनिश्चित किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जोड़ी अलग नहीं हो रही है, तो उन्होंने ताली बजाने की तीव्रता बढ़ा दी जब तक कि उनके हाथों में दर्द नहीं होने लगा। एलिप्सिस डॉट। जब गाना समाप्त हुआ, सान्या और विवान एक दूसरे को गहराई से घूर रहे थे। वे महसूस कर सकते थे कि उनके दिल की धड़कनें बदल गई हैं। वह संबंध और परिचितता जो पहले काफी धुंधली थी, इस क्षण में मजबूत हो गई थी। जब उन्होंने भीड़ की ताली सुनी तो वे अपनी दुनिया से वापस आ गए। लेकिन अंत में वे अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दर्शक अब उनके बीच की घूरने वाली स्थिति को और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इतनी जोर से ताली बजाई कि उन्हें लगा कि हॉल 100 से अधिक उपस्थित लोगों की ताली की ध्वनि से हिल रहा है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराया और फिर अपनी सामान्य ठंडी मुद्रा में लौट आए जब वे पीछे हट गए। उन्होंने तय किया कि जो हुआ उसे कुछ नहीं समझा जाएगा। सही है, उन्होंने कई लोगों के सामने अपनी संयम खो दी थी, अपनी खुशहाल पक्ष को उजागर कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने तुरंत उस पक्ष को छिपा लिया, सही क्षण की प्रतीक्षा करते हुए जब यह उनके सामने प्रकट होगा। खैर, केवल सही समय नहीं, बल्कि सही व्यक्ति जो इस पक्ष को देखने के योग्य था। एलिप्सिस डॉट। गिरीश ने शुरुआत से ही नृत्य का अवलोकन किया था। चूंकि वह डांस फ्लोर के करीब था, ये स्पष्ट था कि उसने सान्या की मुस्कानें कितनी खूबसूरत थीं। वह उन मुस्कानों में डूबा हुआ था। लेकिन अंत में उसका दिल कस गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आखिरकार, हालांकि वह उस मुस्कान को देख सकता था, यह उसके लिए नहीं थी।
ये किसी और के लिए थी। इस दिन शर्मिंदा होने के अलावा क्या वह बस ऐसे ही उस लड़की को खो देगा जिसे वह शादी करने का इरादा रखता था? वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह सोचने लगा कि क्या करना है जब संगीत की लय बढ़ी। यहाँ से वह देख सकता था कि सान्या के मूव्स कितने नाजुक और तरल थे। इसलिए विवान के खिलाफ कार्रवाई करने के विचार को अस्थायी रूप से अपने मन से हटा दिया। जब संगीत समाप्त हुआ तो उसने पाया कि वह भीड़ के साथ ताली बजा रहा था। जब वे अलग नहीं हो रहे थे तो उसने अनजाने में हॉल में ताली बजाने की आवाज़ को बढ़ा दिया। ये केवल तब था जब अन्य लोग उसके साथ ताली बजाने में शामिल हुए कि उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। क्या बकवास है, मैं उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा हूं और ये प्रशंसा के रूप में गलत समझा जा रहा है। रुको, मैं पहले ताली क्यों बजा रहा था? मुझे लगता है कि मैं उसके लिए ताली बजा रहा था। हाँ, मैं उसके लिए ताली बजा रहा था। अगले नृत्य सत्र के लिए मैं उसका साथी बनूंगा और उसके मूव्स का अनुभव करूंगा। फिर उसके बाद मैं सुनिश्चित करूंगा कि उस लड़के को अच्छी तरह से सजा दूं। गिरीश ने खुद को सांत्वना देते हुए और झूठ बोलते हुए जारी रखा। जब उसने सुना कि भीड़ अब ताली नहीं बजा रही है तब उसने अपने चारों ओर की स्थिति को समझा। वह अभी सान्या से नृत्य के लिए पूछने ही वाला था जब उसने देखा कि विवान और सान्या वास्तव में डांस फ्लोर से गायब हो गए हैं। उसने चारों ओर देखा, उनके निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। इस समय अन्य लोग भी डांस फ्लोर पर चले गए। उनका खून पहले से ही उस नृत्य का अनुभव करने से उबाल रहा था, इसलिए वे भी इसे आजमाने के लिए उत्साहित थे। गिरीश ने अपने एक साथी को पकड़ा जो अपनी लड़की के साथ गुजर रहा था और पूछा, मिस मेहता कहाँ गईं? लड़के ने गिरीश को अजीब नज़रों से देखा। उसने अपने आप से सोचा, यह आदमी मंच के सबसे करीब था, लेकिन अंत में उसने उसे जाते हुए नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वह मुझे परख रहा है ना? एक पल की चुप्पी के बाद और गिरीश के अधीर चेहरे को देखकर उसने जवाब दिया, वह उस चांदी के बाल वाले लड़के के साथ मंच के दरवाजे से गई। इन शब्दों को सुनकर गिरीश के चेहरे पर गुस्सा दिखा। उसने उस दरवाजे की ओर मुड़कर देखा जो सेटअप स्टेज के पीछे जाता था, लेकिन बड़ी भीड़ के कारण वह वहां क्या हो रहा था नहीं देख सका। इसलिए उसने केवल अपने भावनाओं को दबाने के लिए सोचा, हम जल्द ही एक दौड़ करने वाले हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूं। बस तुम इंतजार करो। दूसरी ओर दमिनी अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी। वर्तमान में वह उस वीडियो को देख रही थी जिसे उसने रिकॉर्ड किया था। कहीं बीच में उसने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया था ताकि वह उस मुस्कान को संरक्षित कर सके जो सान्या ने दिखाई थी। साथ ही वह अपने आप में संदेह कर रही थी। उसने सोचा, क्या सान्या ने मुझसे झूठ बोला? अगर वे पहले कभी नहीं मिले तो वे एक साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण लिया हो? और वह मुस्कान, ये एक मुस्कान है जो उसने अपने दादा और पिता के अलावा किसी पुरुष को नहीं दिखाई, न ही उसके चाचा या चचेरे भाई ने इसे देखा है। इन दोनों के पीछे क्या रहस्य है? उसने अंत में अपने आप से कहा। जब दर्शकों ने डांस फ्लोर पर जाने की इच्छा दिखाई, विवान ने सान्या की ओर देखा और कहा, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं, ठीक है? सान्या ने उसकी ओर देखा और अपने कंधे उचकाए। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुमने ये मूव्स कहाँ सीखे? आखिरकार मुझे पता चला कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं, हालांकि ये पुरुषों के लिए हैं। मैंने घर पर प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मैंने लगभग 5 साल पहले इसे रोक दिया था। मूव्स एक जैसे क्यों हैं, इसके बारे में मुझे यकीन नहीं है। विवान ने ईमानदारी से जवाब दिया। समझ गई। वह कुछ और कहने ही वाली थी जब उसे एहसास हुआ कि वे अभी भी डांस फ्लोर के बीच में हैं। उसने विवान की ओर एक नज़र डाली और फिर वहां से चली गई। विवान उसके पीछे चला। वह इस लड़की के बारे में काफी जिज्ञासु था। वह उसे बिना अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट किए कैसे जाने दे सकता था। दोनों हॉल से बाहर निकले और छत पर जाने के लिए लिफ्ट ली। यहाँ आराम करने और ठंडी रात की हवा का आनंद लेने के लिए एक अच्छा स्थान है। आखिरकार ये गर्मी का मौसम है, सान्या ने समझाया। विवान ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि उसका शरीर थोड़ी पसीने से तर है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका सूट कश्मीरी सामग्री का बना था, इसलिए ये सांस लेने योग्य था। अब वह समझ सकता था कि यह सूट महंगा क्यों था। ये लचीला था, ऐसा नहीं था जो किसी के मूवमेंट को सीमित कर दे। इस समय विवान ने लिफ्ट में रोशनी का लाभ उठाते हुए सान्या को देखा। वर्तमान में उसके काले बाल, जो पहले एक पोनीटेल में बंधे थे और नृत्य के दौरान खुल गए थे, अब उसके पीठ पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। हालांकि यह बेतरतीब था, लेकिन इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। इसके बजाय उसकी वर्तमान ठंडी अभिव्यक्ति के साथ इसने उसे एक विशेष प्रकार का आकर्षण दिया। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था,
और कपड़ों के बारे में, उसने एक पीले रंग की लंबी आस्तीन वाली बॉलरूम वॉल्स शाम की गाउन पहनी हुई थी। ये गाउन एक संयमित गाउन थी क्योंकि ये केवल उसके गले के हिस्से को दिखाती थी। गाउन ने उसके ऊपरी शरीर के आकार को दिखाया, पतली कमर से ऊपर। गाउन का निचला हिस्सा बड़ा था और इसका काला हेम था। सान्या ने विवान की नज़रें अपने पर महसूस की, लेकिन यह नज़रें उन नज़रों से अलग थीं जो हमेशा उस पर पड़ती थीं, जो इच्छाओं, जुनून और लालच से भरी होती थीं। यह नज़र प्रशंसा से भरी थी, इसलिए उसने सामान्य रूप से घृणा महसूस करने के बजाय उसने ऐसी नज़र का स्वागत किया। आखिरकार, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में उसकी सुंदरता की सराहना करता है, तो इसमें क्या गलत है? विवान को इस समय सान्या के विचारों के बारे में नहीं पता था। एक पल के लिए उसे देखते हुए उसने महसूस किया कि वह कुछ समय से घूर रहा था। उसे पता था कि ऐसा करना काफी अनुचित था, इसलिए उसने अपनी नज़रें हटा लीं। सान्या के होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई, बिना उसे एहसास हुए। उसने अपने दिल में सोचा, कम से कम वह एक सज्जन है। डिंग, इस ध्वनि के साथ लिफ्ट खुल गई। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि इस 8 मंजिला इमारत के ऊपर एक हेलीपैड है। दोनों का हेलीपैड की सराहना करने का कोई इरादा नहीं था। सान्या ने छत की रोशनी बंद कर दी। विवान ने उसकी ओर देखा और फिर आसमान की ओर देखने के बाद उसे समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों किया। वे छत पर रखी एक बेंच पर बैठ गए। बेशक ये बेंच छत से जुड़ी हुई थी, ताकि हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर से आने वाली हवा उन्हें उड़ाने की कोशिश न करे। बैठने के बाद वे चांदनी में चुपचाप बैठे रहे। आज आसमान में कोई बादल नहीं था, इसलिए हालांकि छत की रोशनी बंद कर दी गई थी, फिर भी पूर्णिमा के चांद के कारण लगभग 100 मीटर की दृश्यता थी। कुछ समय की चुप्पी के बाद विवान ने बातचीत शुरू की। तुम्हारा ऐसा क्या बैकग्राउंड है जो तुम्हारे निमंत्रण पर शहर के सभी बड़े लोग यहाँ आते हैं? मुझे लगता है कि ये कुछ छोटा नहीं है। सान्या मुस्कुराई और जवाब दिया, इससे अलग छोड़ दो। मुझे सोमेश्वर शहर में अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं केवल अपने बारे में थोड़ी बात कर सकती हूँ। विवान ने सिर हिलाया। वे पहली बार बात कर रहे थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह उसे ऐसी बातें नहीं बताएगी जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं। उन्हें कुछ बातें छिपानी थीं। हाँ, तुम सही हो। मैं इस सप्ताह सोमवार को यहाँ आया। आज मेरे यहाँ पहले सप्ताह का आखिरी दिन है। मैं यहाँ कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूँ, विवान ने एक पल के बाद कहा। सान्या ने उसे आश्चर्यचकित नज़रों से देखा। आखिरकार उसने नहीं सोचा था कि विवान इस शहर का निवासी नहीं है। आखिरकार उसने उसे इस शहर के युवा मास्टरों के साथ देखा था, और जिस तरह से उन्होंने उसका सम्मान किया, उससे वह जान सकती थी कि वे उसकी इज्जत करते हैं। इससे वह यह निष्कर्ष निकाल सकती थी कि वह एक अच्छे बैकग्राउंड से था। लेकिन जिस तरह से विवान ने खुद को पेश किया, वह एक फिजूलखर्च युवा मास्टर की तरह नहीं दिखता था। वह स्वतंत्र, जिम्मेदार और आकर्षक लग रहा था, और उसकी अभिव्यक्ति से वह जान सकती थी कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अक्सर मुस्कुराता हो। लेकिन आज उसने उसकी मुस्कान का अनुभव किया था, इसलिए वह अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी, ये भूलते हुए कि उसने भी अपनी सबसे चमकदार मुस्कान प्रकट की थी। तुम ऐसे छोटे शहर में क्या शुरू करना चाहते हो? सान्या ने जिज्ञासा से पूछा। मैं बस अपनी नींव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं इसे बड़े शहर में नहीं शुरू कर सकता। आखिरकार वहाँ प्रतिस्पर्धा काफ़ी अधिक है, लेकिन अंत में मुझे यकीन है कि मैं अन्य बड़े शहरों में विस्तार करूँगा। और जो मैं शुरू कर रहा हूँ वह मेरी उद्यमिता है। सान्या को यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि विवान अकेले ही एक उद्यमिता शुरू कर रहा है। ये देखते हुए कि वह इसे एक छोटे शहर में शुरू कर रहा है, ये स्पष्ट था कि वह अपने बलबूते पर निर्भर था, न कि अपने बैकग्राउंड पर। तुम काफ़ी महत्वाकांक्षी हो, मुझे लगता है, उसने बड़बड़ाया। कोई भी आदमी महत्वाकांक्षा से रहित नहीं होता। अगर कोई है तो वह अधूरा है। भले ही तुम्हारी महत्वाकांक्षा अमीर बनने, व्यापार में सफल होने या किसी और चीज की न हो, एक आदमी को महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। शायद चांद पर जाना, किसी अन्य ग्रह पर रहने वाला पहला व्यक्ति बनना और इसी तरह। विवान ने शांत स्वर में जवाब दिया। सान्या ने उसके शब्दों पर मुस्कुराया। खैर, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं चाहती हूँ। मेरी ओर से मैं फैशन और वस्त्र उद्योग में एक छोटी कंपनी शुरू कर रही हूँ। लेकिन ये कंपनी मेरी नहीं है, यह मेरी एक दोस्त की है जो वर्तमान में विदेश में है। उसे लगभग 2 महीने में वापस आना चाहिए। उसके पास शुरू करने के लिए पूंजी थी, लेकिन अगर उसे वापस आकर खुद से चीजें शुरू करनी होती तो इसमें काफी समय लगता। इसलिए उसने मुझसे यहाँ सोमेश्वर शहर में एक कंपनी शुरू करने में मदद करने के लिए कहा। इस तरह जब वह वापस आएगी तो उसके पास कुछ करने के लिए होगा और साथ ही एक आय का स्रोत भी होगा। सान्या ने कहा।
विवान ने सुना कि उसकी आवाज में कुछ प्रकार की आकांक्षा थी। विवान सोच रहा था वह किस चीज की आकांक्षा कर रही थी। विदेश जाना, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना, स्वतंत्र होना। हालांकि वह जिज्ञासु था, उसने इस बारे में नहीं पूछा। खैर, एक कंपनी शुरू करने के लिए निश्चित रूप से समर्पण, पूंजी और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विवान ने कहा, अगर उसके पास सिस्टम नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इस समय उद्यमिता शुरू करने का सपना नहीं देखता। उसे पहले कनेक्शन और पूंजी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता। आखिरकार, एक उद्यमिता में निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा की कमी नहीं होगी। वह, जिसे उसके आधे भाई बहनों द्वारा लक्षित किया गया था और जो व्यापार क्षेत्र में कुछ अनुभवी लोगों का सामना कर रहा था, वह निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो, क्या यही कारण था कि तुम सरकारी भवन में थे? सान्या ने जिज्ञासा से पूछा। खैर, इसे एक कारण माना जा सकता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से वहां कुछ स्टोर्स हासिल करने के लिए था। विवान ने जवाब दिया। सान्या ने ये सुनकर हंसते हुए कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम एक उद्यमिता शुरू करना चाहते हो जो स्टोर से बनी हो? तुम ऐसा कह सकती हो। वास्तव में, वे ग्रोसरी स्टोर्स हैं। लेकिन निश्चित रूप से, अगर मैं एक उद्यमिता शुरू कर रहा हूं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए, जो पहली चीज मैं शुरू कर रहा हूं, वह ग्रोसरी विभाग है। ये चेन स्टोर्स के रूप में होगा, लेकिन उनका स्तर सामान्य से ऊंचा होगा। विवान ने कहा। ओह, समझ गई। तुम कब शुरू कर रहे हो? सान्या ने सिर हिलाते हुए पूछा। ग्रोसरी विभाग कल खोला जाएगा, विवान ने कहा। इतनी जल्दी? सान्या हैरान थी। आखिरकार, विवान केवल एक सप्ताह से यहाँ था, लेकिन उसने पहले ही एक विभाग स्थापित कर लिया था। किसी को ये जानना चाहिए कि एक उद्यमिता का विभाग कमजोर नींव नहीं रख सकता। आखिरकार, अगर ये कमजोर होता तो निश्चित रूप से लोग इसका फायदा उठाने के लिए इसे गिराने की कोशिश करते। तुम कल आकर देख सकती हो। मैं व्यापार में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे उपस्थित होने से शायद तुम मुझे कुछ सुझाव दे सको। विवान ने चांद की ओर देखते हुए कहा। वह सोच रहा था कि क्या ग्रोसरी स्टोर से आने वाली आय उद्यमिता के माध्यम से मासिक, मौसमी, अर्धवार्षिक या वार्षिक गुणन होगी। क्या ये एक निमंत्रण है? सान्या ने भौहें उठाते हुए पूछा। तुम ऐसा कह सकती हो, विवान ने कहा, अपनी नजरें चांद से वापस उसकी ओर मुड़ते हुए। तो, मेरा निमंत्रण पत्र कहाँ है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर, विवान एक पल के लिए चकित रह गया। फिर, उसने सोचा कि आज एक बैंकेट आयोजित किया गया था, ताकि एक कंपनी का स्वागत किया जा सके सोमेश्वर शहर में। उसने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसलिए, इस सवाल पर, विवान केवल अपने सिर के पीछे खरोंचते हुए जवाब दे सका, खैर, मैंने ऐसा कुछ नहीं तैयार किया। मैं उद्योग में भव्य प्रवेश करने वाला नहीं था। क्या तुम गंभीर हो? तुम जानते हो, जब तुम उद्घाटन के दौरान शहर के उच्च स्तर के कुछ लोगों को आमंत्रित करते हो, तो वे निश्चित रूप से तुम्हारी कंपनी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। सान्या ने गंभीरता से कहा। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बड़ा शुरू कर रहा हूं, है ना? वे केवल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, विवान ने जवाब दिया। तुमने ग्रोसरी डिपार्टमेंट में कितना पूंजी निवेश किया है? सान्या ने पूछा। आपने ग्रोसरी डिपार्टमेंट में कितना पूंजी निवेश किया है? सान्या ने पूछा। विवान ने अपने मन में गणना करना शुरू किया। स्टोव खरीदने से लेकर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने, वेतन और खरीदी गई गाड़ियों तक, उसने ग्रोसरी डिपार्टमेंट को स्थिर करने के लिए जो राशि खर्च की थी, वह 100 मिलियन से अधिक थी। चूंकि वे यहाँ बात कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने 150 मिलियन से अधिक खर्च किया है, विवान ने कहा। ये सब उसने शांति से कहा, जैसे कि इतनी बड़ी राशि खर्च करना उसके लिए सामान्य हो। लेकिन, कौन उसे दोष दे सकता था? वह चाहता था कि उसकी ग्रोसरी शहर में हावी हो जाए। दूसरे शब्दों में, वह यहाँ सोमेश्वर में ग्रोसरी मार्केट का एकाधिकार करना चाहता था। इसलिए, उसे खर्च करना पड़ा। जब सान्या ने विवान के शब्द सुने, तो उसकी आंखों में तुरंत आश्चर्य झलक गया। ये सच था कि सान्या उस राशि से चकित थी जो विवान ने ग्रोसरी डिपार्टमेंट में निवेश की थी। 150 मिलियन, यह कोई छोटी राशि नहीं थी। हालांकि उसने बड़ी बड़ी रकमें देखी थीं, फिर भी उसे लगा कि यह एक छोटे शहर में ग्रोसरी शुरू करने के लिए एक बड़ी राशि है। सोमेश्वर से बड़े कई शहर हैं, और अगर यह 150 मिलियन पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता, तो ग्रोसरी निश्चित रूप से अच्छी तरह से विकसित होती। भले ही बड़े शहरों में प्रतिस्पर्धा अधिक होती, कम से कम आय अधिक होती। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? सान्या ने विवान से पूछा, जबकि वह उसे इनक्रेजुलसली देख रही थी। विवान उसकी इस अभिव्यक्ति से भ्रमित था। उसे समझ नहीं आया कि उसने जो कहा, वह जादुई क्यों था।
इसलिए उसने केवल ये कहा, मुझे स्टोव खरीदने थे, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मुझे ग्रोसरी की आपूर्ति कर सके, मुझे डिलीवरी के लिए गाड़ियां खरीदनी थी और ऐसे गोदाम खरीदने थे जो ये सुनिश्चित कर सके कि ग्रोसरी ताज़ा बनी रहे। विवान ने आगे बताया कि उसने क्या क्या खरीदा। जितना अधिक सान्या ने उसके शब्द सुने उतना ही अधिक वह चकित होती गई। वह कितना अमीर है, और क्या वह सुनिश्चित है कि वह फिजूल खर्ची नहीं कर रहा? क्या ये सब केवल उसी पर निर्भर है? जब उसके मन में ये विचार चल रहे थे तो वह कुछ बातें बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाई। विवान, क्या ये सिर्फ ग्रोसरी डिपार्टमेंट है? ये देखते हुए कि वे अभी शुरुआत कर रहे हैं और उनके पास कोई प्रभाव नहीं है, अगर वे गिर जाते हैं तो आप सब कुछ खो देंगे। सान्या के शब्द सुनकर विवान मुस्कुराया। उसे ये सोचकर अच्छा लगा कि उसके पास सिस्टम है। इसके साथ, हालांकि उसे कम लाभ होगा, वह नुकसान नहीं उठाएगा। यह तब तक जब तक उसके सभी स्टोर एक ही दिन में लूटे या जला दिए न जाएं। अन्यथा केवल एक सप्ताह उसके लिए पर्याप्त था कि वह उस राशि को वापस पा सके जो उसने 100 गुना खर्च की थी। लेकिन हालांकि उसके पास सिस्टम था, वह किसी भी तरह से एक ऐसा व्यवसाय चलाने पर सहमत नहीं था जो नुकसान में हो। आखिरकार वह एक व्यवसाय कर रहा था और कोई चैरिटी नहीं। और इसी कारण से उसने सुनिश्चित किया कि जो कुछ भी वह कर रहा था वह गुणवत्ता के अनुसार हो, न कि केवल मात्रा के बारे में। सभी स्टोर जो उसने खरीदे थे वे अच्छे स्थानों पर स्थित थे और उनके प्रदर्शन पहले से ही अच्छे थे। मैंने पहले से मौजूद ग्रोसरी खरीदने के लिए पैसे खर्च किए हैं, इसलिए अंत में मैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ा रहा, मैं प्रतिस्पर्धियों की संख्या को कम कर रहा हूं। मैंने पूरे शहर में ग्रोसरी खरीदी है। वे प्रतिस्पर्धियों को बनाए रखेंगे, लेकिन अगर वह प्रतिस्पर्धी मेरे द्वारा खरीदा गया तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। विवान ने समझाया। जब सान्या ने उसकी व्याख्या सुनी तो उसने अंततः समझा कि वह अपने काम के प्रति इतना आश्वस्त क्यों था। उसने सुनिश्चित किया कि वह नए प्रतिस्पर्धियों का निर्माण न करे। मौजूदा लोगों के लिए उसने अपने स्टोक की गुणवत्ता में सुधार करके उसकी भरपाई की, जिससे उन्हें सबसे अच्छा बनाया। कुछ समय बाद बातचीत करने के बाद विवान को पता चला कि सान्या ने अपने दोस्त के लिए जो कंपनी शुरू की थी उसमें 100 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी का उपयोग किया था। अब तक सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी थीं, तो अगले महीने से कंपनी अपने संचालन शुरू कर देगी। इसके बाद विवान ने सान्या से पूछा कि क्या वह किसी विश्वसनीय प्रबंधक को जानती है या यदि उसके पास कोई सिफारिश है। सान्या ने जब से 16 साल की उम्र में व्यवसाय करना शुरू किया था। हालांकि उस समय वह केवल छोटे छोटे काम संभाल रही थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह निष्क्रिय थी। उसने लगभग 4 वर्षों में कई लोगों को जाना। हाँ, मैं आपको किसी का सुझाव दे सकती हूँ, लेकिन वह चीज़ों को संभालने में काफ़ी सख्त है। कभी कभी वह ये भूल जाती है कि वह तब तक काम पर रखी गई है जब तक कि नियोक्ता कोई बुरा निर्णय न ले। सान्या ने हंसते हुए कहा। इसी कारण से उसे 3 बार निकाल दिया गया है। हाल की बार उसे निकालने का कारण ये था कि जिस कंपनी का वह प्रबंधन कर रही थी उसके मालिक ने अचानक उन वस्तुओं की कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया। उस समय उन्हें कुछ नुकसान हुआ था और वह उसे वसूल करना चाहते थे। अंत में उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। अंत में एक दौर की बहस के बाद कंपनी के मालिक को गुस्सा आ गया और उसने उसे तुरंत निकाल दिया। जब विवान ने उसके शब्द सुने तो उसकी आंखें चमक उठीं। यही वह व्यक्ति था जिसे वह चाहता था, एक निर्णायक व्यक्ति जो केवल कंपनी के बारे में सोचता था और न कि कुछ लोग जो केवल अपने मालिकों की तारीफ करने के बारे में सोचते थे। वह बिल्कुल सही है। क्या आप उसे मुझसे मिलवाने के लिए तैयार हैं? विवान ने पूछा। हे, वह लगभग 3 दिन में यहाँ होगी। फिर मैं आपको उससे मिलवाने दूंगी ताकि आप इस बारे में चर्चा कर सकें। सान्या ने उत्तर दिया। विवान के पास 8 प्रबंधक थे अगर नित्य को एक माना जाए। अब वह एक ऐसे प्रबंधक को प्राप्त करना चाहता था जो सभी व्यावसायिक संचालन का प्रबंधन कर सके। इस प्रबंधक को उन लोगों को संभालना था जो बिक्री, वितरण आदि से निपट सकें। केवल इस तरह से वह अपने ऊपर पड़े बड़े बोझ को कम कर सकेगा या पूरी तरह से हटा सकेगा। समय देखते हुए उसने पाया कि रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन चूंकि उसने बिन के साथ दौड़ने का निर्णय लिया था इसलिए वह उसे इंतजार नहीं करवा सकता था। उसके पास अभी भी कुछ और पैसे जीतने थे। जहां तक शेयर खरीदने का सवाल था उसने अभी के लिए इसके खिलाफ निर्णय लिया। वह केवल शेयर बाजार का उपयोग करके खरीदारी करेगा। फिर वह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास 100% स्वामित्व हो जो उसे एकमात्र निर्णय लेने वाला बना देगा। केवल इस तरह से वह अपनी पूंजी कंपनी में डालने पर सहमत हो सकेगा। आखिरकार वह कैसे कुछ शेयरधारकों को लाभ उठाने की अनुमति दे सकता था जिन्होंने इसके लिए मेहनत नहीं की। उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और सहमति दी कि विवान अगले दिन सुबह 10 बजे होटल से उसे लेने आएगा।
जब वे बैंक्वेट हॉल में लौटे तो उन्होंने पाया कि दमिनी कंपनी के बारे में बात कर रही थी। बेशक दोनों ने केवल दरवाजे से हॉल में देखा लेकिन अंदर नहीं गए। कुछ मिनटों बाद दमिनी ने जो कुछ भी कहा उसे समाप्त कर दिया और इस प्रकार बैंक्वेट का अंत कर दिया। अंदर के बड़े लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे क्योंकि कुछ अन्य शहरों से आए थे। दूसरी ओर युवा मास्टर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। आखिरकार हालांकि वे एक साथी के साथ आए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक रोमांटिक रिश्ते में थे। कुछ निश्चित रूप से नाराज थे जब उन्होंने देखा कि कोई उनके साथी को लुभाने की कोशिश कर रहा है जबकि अन्य को कोई परवाह नहीं थी। अगर वे ग्लेज होटल के अंदर नहीं होते तो विवान निश्चित था कि इन युवाओं के बीच कोई झगड़ा हो जाता। जब उसने इस हलचल को देखा तो एक समूह उनके पास आया और इसे देखकर सान्या ने तुरंत विवान को अलविदा कहा और दमिनी के साथ 8वें मंजिल की ओर चली गई। ये स्पष्ट था कि वे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हुए थे। जो समूह विवान के पास आया उसमें एक युवा आदमी था जो उन्हें नेतृत्व कर रहा था। इस लड़के का चेहरा काला था जो ये दर्शाता था कि वह किसी को मारने के लिए तैयार था। लेकिन विवान ने बेन के चेहरे की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ये देखते हुए कि वह अभी भी उससे नाराज था जिसने उसे कुत्ता, एक बेजुबान कुत्ता कहा था। उसे ये सुनिश्चित करना था कि यह युवा मास्टर पीड़ित हो ताकि उसकी संचित अहंकार को कम किया जा सके। तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है बच्चे, गिरीश ने शुरू किया जब वह विवान के सामने आया। उसकी अभिव्यक्ति एक आक्रामक गैंगस्टर की तरह थी। विवान ने उसके शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और विलियम और गिरीश के पीछे चल रहे अन्य लोगों की ओर देखा। क्या आप लोग एक स्पिन के लिए तैयार हैं? हाँ, हम दौड़ जीतने के लिए तैयार हैं, विलियम ने गिरीश के गहरे चेहरे को देखते हुए उत्तर दिया। वह देख सकता था कि गिरीश वास्तव में गुस्से में था और इस कारण से वह खुश था कि वह वापसी कर सकता है। गिरीश को ये पसंद नहीं आया कि उसे नजरअंदाज किया गया। वह गुस्से से नाराज हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया जब उसने सोचा कि अभी भी एक दौड़ बाकी है। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने विवान और अन्य लोगों की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। उसने कहा, चलो समय बर्बाद न करें, चलो ट्रैक पर चलते हैं और दौड़ लगाते हैं। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। और इसके साथ वह अपने चमचों के साथ चला गया। विलियम और अन्य लोग ये सुनकर हंस पड़े। वे शो का इंतजार नहीं कर सकते थे। विवान ने अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की ओर बढ़ते हुए रास्ता दिखाया। उनमें से हर एक की अपनी अपनी गाड़ियां वहां पार्क की हुई थीं। विवान, तुम तो कमाल हो, तुमने हमें बताया कि तुम आज किसी साथी के साथ नहीं आए, तो ये पता चला कि तुम्हारा साथी वास्तव में बैंक्वेट की मेजबान थी। हाँ, ये ठीक नहीं है विवान। देखो, तुमने हमें कितना समय बर्बाद कराया ये सोचने में कि तुम्हारा डांस पार्टनर कौन होगा। अंत में तुम्हारा साथी तो यहाँ पहले से ही था। अब हम तो जोकर की तरह लग रहे हैं। हम बस उसके और उसके बीच मेलजोल की बात कर रहे थे। केवल यही नहीं, हमने उसे अपने बैंक्वेट में आमंत्रित भी किया। हम कितने अद्भुत हैं दोस्तों, असल में ये हमारी तीसरी बार है जब हम मिल रहे हैं। वास्तव में ये पहली बार है जब मैं उससे बात कर रहा हूँ। जब विवान ने सुना कि समूह क्या बकवास कर रहा है तो वह खुद को इसका खंडन करने से रोक नहीं सका। लेकिन जैसे ही विवान के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया गया, वास्तव में समूह ने सोचा कि वह बस अपनी बात से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे और भी बकवास करने लगे। विवान, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम दोनों के बीच की बातचीत इस तरह नहीं लगती जैसे कि दो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हों, बल्कि ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। हाँ, तुम चाहे जो भी कहो, हम तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते जो तुम हमें समझाने के लिए कहोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दोनों बैंक्वेट हॉल से बाहर गए और कुछ निजी चर्चा करने लगे। तुम हमें बताओ, अगर तुम दोनों ने पहले कभी बात नहीं की तो मेजबान तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए क्यों राजी होती? इस बिंदु पर विवान केवल निराशा से सिर हिलाकर रह गया, सोचते हुए, ऐसा लगता है कि ये लोग केवल तब विश्वास करते हैं जब उन्हें झूठ बोला जाता है। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब उसने सच कहा और उन्होंने सोचा कि वह उन्हें झूठ बोल रहा है। एक अच्छा उदाहरण उस समय का है जब उसने माउंट ब्राइट में दौड़ में भाग लिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वह कार चला रहा था, ये पहली बार था जब उसने एक दौड़ में भाग लिया था। और अगर सिस्टम ने उसे पेशेवर ड्राइविंग कौशल नहीं दिया होता तो वह स्टीव और विलियम के समूह को हराने में सक्षम नहीं होता। वह पूरी तरह से हार जाता। वैसे मुझे बेन के वर्तमान चेहरे को देखना बहुत अच्छा लगा। हाँ, वह लड़का इतना घमंडी है कि जब भी वह हमें देखता है वह ये सुनिश्चित करने के लिए एक रास्ता खोजता है कि वह हमारे सामने अपनी ताकत दिखा सके। अब उसने मेजबान के साथी होने के बारे में जितना भी बड़ाई की, वह अंत में डांस में भाग नहीं ले सका। हा, तुम लोग सही हो।
जैसे ही उसने बढ़ाई की, उसने कभी नहीं सोचा कि वह विवान के सामने एक बंदर की तरह प्रदर्शन कर रहा है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वह फिर से विवान के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय हार जाए। बिल्कुल सही, चलो जल्दी करें ताकि हम उसे हारते हुए देख सकें, इसके अलावा उसे अपने शहर में गरीब होकर लौटने पर मजबूर कर सकें। लिफ्ट का उपयोग करके वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। वहां से उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की ओर जाने वाली लिफ्ट ली। यह इस युग में अधिकांश इमारतों की विशेषता थी। ये केवल एक और सुरक्षा उपाय था जो उन्होंने लागू किया था। आखिरकार इससे लोगों को अंदर घुसने से रोका जा सकेगा। जैसे ही वे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंचे, समूह में से हर एक तुरंत अपनी अपनी गाड़ी में चला गया। इस दिन बैनक्वेट में शामिल होने वाले सभी लोग अमीर परिवारों से थे। हालांकि वे एक ही स्तर पर नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न थी। लेकिन अंत में बैनक्वेट में शामिल होने वाले सभी लोगों के पास ऐसी गाड़ी थी जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपये थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने एक ही दिन में गाड़ियां खरीदी थीं। कुछ ने कम से कम आधे साल या शायद 1 साल तक जो पैसे उन्हें दिए गए थे उन्हें बचाया था, तब जाकर वे अपनी वर्तमान गाड़ी खरीदने में सक्षम हुए थे। इस बार विलियम और अन्य लोग सोच रहे थे कि विवान अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के साथ आया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बुगाटी वेरॉन की ओर बढ़ते देखा, जो उनकी स्थिति से ज्यादा दूर नहीं थी, वे पूरी तरह से स्टन रह गए। जब वे पहले अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंचे थे, तब उनमें से हर एक का ध्यान इस बात पर था कि विवान की जीत के बाद वे कितनी कमाई करेंगे। इसलिए जैसे ही वे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंचे, वे अधीरता से अपनी गाड़ियों में बैठ गए, माउंट ब्राइट की ओर जाने के लिए तैयार। केवल विलियम और सोमेश्वर सिटी के बड़े 5 परिवारों में से 4 ही बचे थे। सच में विवान, तुम कितने राज छुपा रहे हो? विलियम ने ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। ज्यादा नहीं, विवान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जबकि उसने बुगाटी वेरॉन के दरवाजे खोले। दरवाजे पंखों की तरह थे या एक पक्षी की तरह जो आसमान में उड़ रहा था। जैसे ही उन लोगों ने जो पहले ही अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे, बाहर की हलचल देखी, वे तुरंत विलियम और अन्य की ओर दौड़ पड़े। वे भी बुगाटी वेरॉन को देखकर बहुत चकित हुए। एक सामान्य बुगाटी वेरॉन की कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच होती है। और जिस तरह से विवान की बुगाटी वेरॉन दिख रही थी, ये स्पष्ट था कि यह एक कस्टमाइज थी। इसलिए ये केवल स्वाभाविक था कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी। विवान, क्या मैं इसके अंदर का मुआयना कर सकता हूँ? विलियम ने तुरंत उस लड़की को छोड़ दिया जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए था और बुगाटी वेरॉन की ओर पागल की तरह दौड़ पड़ा। ये समझ में आने वाला था क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग वास्तव में रेसिंग का आनंद लेते थे। इसलिए एक स्पोर्ट्स कार को देखना वास्तव में उनकी जुनून को भड़काता था। विवान ने विलियम की मांग को स्वीकार किया। विवान की सहमति पर न केवल विलियम बल्कि पूरा समूह बुगाटी वेरॉन की ओर दौड़ पड़ा। ये केवल तब हुआ जब विवान ने उन्हें याद दिलाया कि वे दौड़ के लिए देर हो रहे हैं, तब वे अपनी होश में आए। तुमने इस कार पर कितना खर्च किया? एंडरसन ने पूछा। इतना नहीं, इसकी कीमत लगभग 73 करोड़ रुपये होनी चाहिए, विवान ने बेफिक्र होकर उत्तर दिया। हालांकि 73 करोड़ रुपये एक बड़ी राशि थी, विवान वह नहीं था जिसने ये राशि चुकाई थी। ये केवल सिस्टम से एक इनाम था जो उसने 7 स्टोर्स के गुणात्मक वृद्धि के बाद प्राप्त किया था। लेकिन निश्चित रूप से समूह की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि बुगाटी वेरॉन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है, वे चकित रह गए। जहां तक विवान के शब्दों की बात है कि कार की कीमत इतनी नहीं है, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या एक लग्जरी कार के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है? अगर यह एक भूखंड खरीदने में खर्च किया जाता तो वे इसे स्वीकार कर लेते। लेकिन अब ये सारा पैसा बुगाटी वेरॉन, एक स्पोर्ट्स कार खरीदने में खर्च किया गया था। उनके विचारों के अनुसार ये कार केवल दिखावे के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती थी। लगभग 5 मिनट की बातचीत के बाद समूह होटल से बाहर निकला और माउंट ब्राइट की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने में उन्हें 30 मिनट से अधिक का समय लगा। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गिरिश और उसके चमचे पहले ही पहुंच चुके थे, और उनकी अधीरता से ये स्पष्ट था कि वे काफी समय पहले पहुंच चुके थे और उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन समूह को उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्होंने इस दौड़ को पहले से ही जीत लिया था। हंफ, मैंने सोचा कि तुम डर गए हो, गिरिश ने उस समय कहा जब उसने विवान और अन्य को रेसिंग प्रतियोगिता के प्रबंधन कार्यालय में आते देखा। मुझे चिंता थी कि तुम दौड़ने के लिए भाग जाओगे जैसे ही हम आए। पता चला कि तुम हारने से नहीं डरते, इस्माइल ने जवाब में कहा। हाँ, बस तुम प्रतियोगिता खत्म होने तक इंतजार करो, गिरिश ने गुस्से में हंसते हुए कहा और प्रबंधन कार्यालय में चला गया। विलियम और अन्य लोग चुपचाप उसके पीछे चले गए। पीटर को पहले ही गिरिश ने आज होने वाली घटना के बारे में सूचित कर दिया था।
पहले पीटर ने सोचा था कि जब उसने शहर में हो रहे बैनक्वेट के बारे में सुना था तो कोई बड़ी रेसिंग नहीं होगी। लेकिन किसने सोचा था कि ये युवा मास्टर फिर भी प्रतिस्पर्धा करने आएंगे। लेकिन ये सब उसके लिए ठीक था क्योंकि वह अधिक कमाई करने वाला था। जैसे ही उसे पता चला कि कौन प्रतिस्पर्धा करने वाला है, उसने गिरीश को दया की नज़रों से देखा। लेकिन ये सब केवल क्षणिक था क्योंकि उसकी नज़रें विवान की ओर मुड़ गईं। श्री विवान, क्या आपने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा उत्तर अभी भी वही है, विवान ने उत्तर दिया। पीटर केवल निराशा से सिर हिलाकर रह गया। लेकिन उसे आज के मुद्दे के सार पर ध्यान केंद्रित करना था। वह पहले से ही सभी उपस्थित लोगों को जानता था क्योंकि वे पहले भी यहाँ कई बार आ चुके थे। गिरीश यहाँ विलियम और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने आया था। उसकी क्षमताएं काफी अच्छी थीं, लेकिन जब उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाए जिसके साथ वह प्रतिस्पर्धा करने वाला था, तो वह केवल एक बच्चा था। आगे बढ़ो और अपनी शर्तें लगाओ, मैं तुम्हारे लिए उन्हें रिकॉर्ड कर दूंगा। पीटर ने एक किताब निकालते हुए कहा। गिरीश ने विवान को एक पल के लिए घूरा और फिर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। अपनी आंखें विवान पर रखते हुए उसने शब्द दर शब्द कहा, अगर मैं इस दौड़ में जीत गया तो मैं चाहता हूं कि तुम विवान मिस ग्रेवी से दूर रहो। और एक और बात, मैं चाहता हूं कि तुम शहर के केंद्र में नील करके मुझसे माफी मांगो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां सुनने वाले लोगों ने एक गहरी सांस ली। गिरीश द्वारा बताए गए शर्तें स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित करती थीं कि विवान की हार के बाद उसकी कोई प्रतिष्ठा न बचे। दूसरी ओर, जैसे ही विवान ने गिरीश का नाम सुना, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन वह फिर भी शांत रहा और कहा, कोई समस्या नहीं। जैसे ही गिरीश ने देखा कि विवान ने स्वीकार कर लिया, वह उत्साहित हो गया। जिस पल वह दौड़ जीतता, वह न केवल ये सुनिश्चित करेगा कि विवान सान्या से दूर रहे, बल्कि वह आज रात उसे मिली शर्मिंदगी का भी बदला लेगा। तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? विवान ने पूछा। गिरीश ने ये सवाल सुनते ही भौहें चिढ़ाईं। मेरे शेयरों का क्या? उसने पूछा। चूंकि अगर मैं दौड़ हारता हूं तो मेरी प्रतिष्ठा दागदार हो जाएगी, तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा के लायक कुछ देना होगा। इसलिए मेरी शर्त के लिए, अगर तुम हारते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथ में सभी शेयरों के साथ साथ 100 करोड़ रुपए दो। जैसे ही विवान ने अपनी शर्तें बताईं, वहां उपस्थित सभी के मन में एक विचार आया। क्या ये शर्तें बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं हैं? जैसे ही विवान के शब्द गिरीश के कानों में पड़े, उसका चेहरा काला पड़ गया। विवान जो भी चाहता था वह बहुत अधिक था। अगर उसने यह शर्त हार दी तो वह निश्चित रूप से कुछ रुपये से अधिक खो देगा। वर्तमान में उसके पास अपने पिता की कंपनियों में कुछ शेयर थे। ये शेयर उसे दिए गए थे ताकि वह बैठकों में भाग ले सके और इन कंपनियों में एक अच्छा स्थान रख सके। फिर अंत में वह अपने पिता के रिटायर होने से पहले काम की बारीकियां सीखना शुरू करेगा। जितने अधिक लाभ वह कंपनी को देगा, उतने ही अधिक शेयर उसके पिता उसे सौंपेंगे। इसलिए अगर उसे शेयर देने पड़े तो ये निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा नुकसान होगा, जो उसके पिता को गुस्सा दिलाएगा। नहीं, केवल गुस्सा नहीं, वह उससे निराश भी होंगे। सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, क्या एक महिला के लिए इन सब चीजों को खोना उचित है? लेकिन इससे पहले कि उसके विचार दूर तक जा पाते, विवान की आवाज ने उसे रोका। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत अधिक है? शायद तुम्हें जीतने में आत्मविश्वास नहीं है। अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो मैं तुम्हें शहर में घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर देता जबकि तुम माफी मांगते। लेकिन इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिरकार तुम्हारी प्रतिष्ठा और गरिमा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो मेरे लिए उपयोगी हो। विवान ने गिरीश की ओर देखते हुए कहा, वर्तमान में मुझे कुछ कनेक्शन की कमी है। ये शेयर निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे, और वह 100 करोड़ रुपए वह मेरी कार को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसने आगे कहा। गिरीश का चेहरा और भी काला पड़ गया। विवान के शब्दों ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया, लेकिन उसने फिर भी अपने मन को स्थिर रखा। उसे पता था कि ये शर्त लगाना उचित नहीं है। हालांकि वह घमंडी था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ था। अगर तुम में आत्मविश्वास नहीं है तो तुम जा सकते हो, हमें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हें दौड़ने का मौका देकर तुम्हारे लिए एक एहसान कर रहा हूं। मिस मेहता के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर तुम उसे पसंद नहीं करवा सकते तो दूसरों को तुमसे बेहतर होने के लिए मत दोष दो। इसलिए मैं तुम्हें एक पैसा या स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। ये कहकर विवान मुड़कर जाने लगा। हालांकि वह वास्तव में इस आदमी के साथ शर्त लगाना चाहता था ताकि कुछ रुपये कमा सके, लेकिन अगर उसके पास हिम्मत नहीं थी तो वह उसे दौड़ने के लिए मनाने की कोशिश नहीं करेगा। शहर के केंद्र में घुटने टेककर माफी मांगना, यह उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा का नुकसान था। वह एक बड़ा उद्यम शुरू करने वाला था। अगर उसके पास ऐसी काली इतिहास होती तो यह उसके उद्यम की प्रतिष्ठा के लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा।
इसलिए अगर गिरीश चाहता था कि वह इस पर शर्त लगाए तो उसे निश्चित रूप से अधिक भुगतान करना होगा। विवान द्वारा मांगी गई राशि तो बहुत छोटी थी। आखिरकार उसकी प्रतिष्ठा में कमी के साथ जो लाभ वह कमा रहा होगा वह कम होगा और वह नुकसान भी उठा सकता था। उसकी प्रतिष्ठा अधिक मूल्यवान थी। उसने शर्त लगाने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि वह दौड़ जीतने में आत्मविश्वास रखता था। हे, तुम किसे नाकाबिल कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? तो ये तय है, मैं तुम्हें अपने हाथ में सभी शेयर दूंगा और 150 करोड़ रुपये। उस 50 करोड़ को एक चैरिटी समझो। गिरीश ने बिना किसी परवाह के गरजते हुए कहा। इस क्षण उसे याद आया कि वह रेसिंग में अच्छा है, तो उसे हारने से डरने की क्या जरूरत थी। वह इसमें और भी जोड़ सकता है। वह 50 करोड़ केवल यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि विवान तब तक पीछे न हटे जब तक कि वह उसकी आत्मविश्वास को न देखे। वह उसे ललचाने की कोशिश कर रहा था। विवान ने अपने कदम रोके और गिरीश को उठी हुई भौहों के साथ देखा। उसने अपने आप से सोचा, क्या उसने बहुत कम पैसे मांगे थे? अगर उसे पता होता कि यह आदमी इतना पैसा दे सकता है तो वह निश्चित रूप से उसे कुछ और करोड़ रुपये निकलवाने के लिए मजबूर करता। गिरीश और अन्य लोगों के लिए 50 करोड़ बस 50 करोड़ था, लेकिन उसके लिए जब तक वह उन्हें सही तरीके से प्राप्त करता वह इसे 100 गुना बढ़ा सकता था। अंत में उसके पास 5,000 करोड़ रुपये होंगे। इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। अपने खाते में कुछ हजार करोड़ रुपये के साथ वह निश्चित रूप से जल्दी से अपने पैर जमा लेगा। ये तो छोड़िए कि उसे गिरीश के हाथों में शेयर भी मिलेंगे। ठीक है, चलो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। जो इसके खिलाफ जाएगा उसे पहले जो भुगतान करना था उसका 3 गुना भुगतान करना होगा। विवान ने पीटर की ओर देखते हुए कहा। न केवल पीटर बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग तुरंत अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर गए। क्या ये विवान एक लाभकारी नहीं था? वह गिरीश से अधिक भुगतान करवाने के तरीके खोज रहा था। इसी क्षण गिरीश ने देखा कि विवान उसका फायदा उठा रहा था, लेकिन चूंकि उसने सहमति दे दी थी वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा अपनी ड्राइविंग में आत्मविश्वास के साथ उसे हारने जैसी चीज से डरने की क्या जरूरत थी। ठीक है, चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। और मैं चाहता हूं कि अनुबंध का उल्लंघन करने की स्थिति में अगर किसी को भुगतान करने के लिए कहा जाए और 10 सेकंड से अधिक की देरी हो तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। गिरीश ने कहा। उसे पता था कि चूंकि विवान का सान्या के साथ अच्छा संबंध है वह निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति में अपनी छवि को नष्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए ये संभावना थी कि वह हिचकिचाएगा। वह हिचकिचाहट वही थी जो वह चाहता था। जब विवान ने उसके शब्द सुने तो उसने तुरंत एक हल्की ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने फिर अपने आप से सोचा, शायद मैं अकेला नहीं हूं जो सोचता है कि मेरी प्रतिष्ठा की कीमत इतनी छोटी है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ एक सवाल है। तुम्हारे वर्तमान शेयरों को 3 गुना करना। अगर तुम हारने के बाद मुझे अपने हाथ में सभी शेयर दोगे तो अनुबंध का उल्लंघन करने के बाद तुम इसे कैसे 3 गुना करोगे? विवान ने जिज्ञासा से पूछा। गिरीश चौंका क्योंकि उसने इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं बस तुम्हें अपनी संपत्ति से मुआवजा दूंगा। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारी स्थायी संपत्तियां तुम्हारे हाथ में शेयरों की कीमत से 2 गुनी हैं? विवान ने भौहें उठाते हुए पूछा। वह पहले से ही देख सकता था कि यह आदमी यहाँ एक छिद्र खोजने की कोशिश कर रहा था। अगर उसके हाथ में शेयरों की कीमत 1 अरब थी तो उसे कम से कम 2 अरब की संपत्तियों की आवश्यकता होगी। क्या ये संभव था? ये देखते हुए कि उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, उसके पास केवल शेयर थे, ये स्पष्ट था कि उसके हाथ में संपत्तियों की मात्रा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। ये देखकर कि वह पकड़ा गया, गिरीश एक पल के लिए भौहें चिढ़ाने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने पिता से कुछ शेयर मांगूंगा। विवान की हिम्मत से गिरीश केवल वह नहीं था जो चौंका, विलियम और अन्य लोग भी चौंक गए। एक पल बाद वे मुस्कुराए, सोचते हुए कि यह आदमी अधिकतम आधे घंटे में कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता को अपनी बात देनी होगी, अन्यथा इस शर्त का कोई मतलब नहीं है, विवान ने याद दिलाया। ये सुनकर गिरीश भी घबरा गया। उसे पता था कि उसके पिता इस पर सहमत नहीं होंगे, इसलिए उसने केवल दांत पीसते हुए कहा, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। फिर इस शर्त को हटा दो। एक व्यक्ति को समझौते के अनुसार भुगतान करना चाहिए, अगर नहीं तो उसे ऑफ ट्रैक रेसेस के कानूनी विभाग द्वारा मुकदमा किया जाएगा। गिरीश ने देखा कि वह एक नुकसान में जा रहा है। अंत में उसने अपने शब्द वापस लेने का निर्णय लिया। वैसे भी उन्होंने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। विवान की गिरीश के प्रति धारणा 0.0001% बढ़ गई। ऐसा लगता था कि इस आदमी को पता था कि कब हार मान लेनी चाहिए जब चीजें उसके लिए बहुत दूर चली जाती थीं। इसलिए उसने उसे चिढ़ाने की कोशिश नहीं की।
जो वह खोने वाला था वह पहले से ही उसे अच्छे समय के लिए पीड़ित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अगर वह उसे परेशान करने की हिम्मत करता तो विवान उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ता। इसलिए उसके और गिरीश के बीच की शर्तें समाप्त हो गईं। लेकिन अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होना चाहते थे, है ना? क्या तुम हमारे साथ शर्त लगा सकते हो? हम उतना नहीं चाहते। अगर तुम दौड़ हारते हो तो हम में से प्रत्येक के लिए केवल 5 करोड़ रुपये। हम केवल 16 साल के हैं, ये कुल मिलाकर 80 करोड़ होगा। ये राशि युवा मास्टर गिरीश के लिए केवल जेब खर्च है ना? विलियम ने चुटकी लेते हुए कहा। गिरीश ने भौहें चिढ़ाईं। फिर उसने अपने आप से सोचा, ये लोग इतने आत्मविश्वासी क्यों हैं? लेकिन मैं हार नहीं सकता। ये शहर के केंद्र में कुछ लोगों को घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए उसने तुरंत शर्त लगाने पर सहमति दे दी। इससे समूह बहुत उत्साहित हो गया। वे कुछ मुफ्त रुपये कमाने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें केवल वहां बैठना था, विवान के दौड़ जीतने का इंतजार करना था और फिर अपना पैसा प्राप्त करना था। हालांकि वे सभी बड़े परिवारों से थे, उनकी मासिक भत्ता केवल लाखों में था, जबकि विलियम और 4 का लगभग 2 महीनों में 1 करोड़ था, जो कि 5 लाख प्रति माह के बराबर था। बेशक ये पैसा निगरानी में था। अगर उन्होंने इसे बेतरतीब ढंग से खर्च किया तो अगले महीने का भत्ता कम हो जाएगा। अगर वे प्रत्येक 5 करोड़ कमाते हैं तो उनके पास बेहतर स्पोर्ट्स कारों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। एक बार जब वे अपनी बचत की राशि जोड़ते तो वे बेहतर कारें चला रहे होंगे। बस इस विचार ने उनके खून को उबाल दिया और वे गिरीश की ओर भूख से देखने लगे। उनकी नज़रें गिरीश को डराने लगीं। वह सोचने लगा कि इन लोगों को क्या हो गया है कि वे उसे निगलने के लिए तैयार लग रहे थे। बॉस, तुम्हें ये देखना होगा। एक चमचा गिरीश की ओर दौड़ता हुआ आया और उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो को देखकर गिरीश का चेहरा तेजी से बदल गया। वीडियो उस रेस का था जो शुक्रवार को विवान की कार को दिखा रहा था। हालांकि यह रिकॉर्ड किया गया था, चूंकि विवान ने अपनी छवि को पोस्ट करने की अनुमति नहीं दी थी। ये केवल उसकी पीठ को दिखा रहा था और उसका चेहरा नहीं। पीठ को देखते हुए जो परिचित लग रही थी। गिरीश ने एक पल के लिए विवान को देखा और अपने आप से सोचा, क्या मुझे यहाँ खेला जा रहा है? गिरीश को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिरकार इन लोगों के आत्मविश्वास और विवान के वीडियो देखने के बाद जो परिचितता का एहसास हुआ, उसने इस दौड़ के बारे में संदेह करना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। लेकिन एक पल सोचने के बाद वह इसके बारे में एक भी सुराग नहीं ढूंढ सका। अंत में उसे केवल चुप रहकर सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। चलो चलते हैं, उसने अपने चमचों से कहा, फोन उसके मालिक को लौटाने के बाद। और इसके साथ वह उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां रेसिंग में भाग लेने वाले अपनी गाड़ियां पार्क करते थे। विवान और अन्य के पास कार्यालय में करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे भी पार्किंग लॉट की ओर बढ़ गए। दौड़ एक एक करके होगी, इसलिए तैयारी अधिकतम 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस समय दर्शकों के स्टैंड में पहले से ही एक भीड़ जमा हो चुकी थी। ये लोग यहां आए थे ये सुनकर कि सोमेश्वर के युवा मास्टर दौड़ने वाले हैं, इसलिए वहां एक बड़ी भीड़ थी। हालांकि उनमें से अधिकांश यह सोच रहे थे कि क्या ड्राइविंग के देवता विवान इस दिन उपस्थित होंगे। उन्होंने वीडियो देखे थे, हालांकि उनमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। बस इस तथ्य से कि वह युवा मास्टरों के साथ था, ये स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को जानते थे। क्या तुम जानते हो कि इस दौड़ का आयोजन किसने किया है? हाँ, मैंने सुना है कि ये ब्लू सिटी और सोमेश्वर सिटी की युवा पीढ़ी के बीच की दौड़ है। क्या तुम कह रहे हो कि गिरीश फिर से यहाँ है? वह बदमाश हमेशा हमारे युवा मास्टरों को शर्मिंदा करने का एक तरीका खोजता है। हंफ, तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस बार जो उसके साथ दौड़ रहा है वह विलियम और अन्य नहीं है। क्या तुम सुनिश्चित हो? अगर वे दौड़ने नहीं जा रहे हैं तो फिर कौन दौड़ने वाला है? मुझे लगता है कि तुम रेसिंग प्रतियोगिताओं में नए हो, है ना? तुमने नहीं सुना कि हमारे सोमेश्वर सिटी में ड्राइविंग का एक विशेषज्ञ है? सच में? मैंने उसके बारे में अभी तक क्यों नहीं सुना? शायद इसलिए क्योंकि तुम बहरे हो। हे, मैं कब से बहरा हो गया? अगर मैं बहरा होता तो मैं तुम्हें कैसे सुनता? शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बकवास को कैसे समझ सकता हूँ। तुम बेहतर है कि वापस किंडरगार्टन जाओ ताकि तुम बोलना सीख सको। तुम मुझसे अपमान कैसे कर सकते हो? मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? मैं तो सच बोल रहा हूँ। quote_. बेशक विवान और अन्य को दर्शकों की भीड़ में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें पता भी होता तो वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जब वे पार्किंग लॉट में पहुंचे तो गिरीश की गतिविधियां ठहर गईं। उसने पार्क की हुई बुगाटी वेरॉन को देखकर अपना चेहरा सिकोड़ लिया। पहले उसने इस बुगाटी वेरॉन को ग्लेज होटल की पार्किंग में देखा था।
हालांकि उसने इसकी प्रशंसा की थी, उसने सोचा था कि ये किसी बड़े आदमी की है जो बैनक्वेट में था। उस समय उसने कहा था कि कुछ बूढ़े लोग युवा स्वाद लेने लगे हैं। लेकिन यहाँ बुगाटी वेरॉन को देखकर वह अनुमान लगा सकता था कि इस कार का मालिक कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक युवा है। अब वह सोच रहा था कि इस कार का मालिक कौन हो सकता है। उसकी यादों के अनुसार ब्लू सिटी या सोमेश्वर सिटी में ऐसा कोई युवा नहीं था जो इस कार को खरीद सके। इसलिए उसने अपने एक चमचे की ओर मुड़कर कहा, जाओ और पूछो कि इस कार का मालिक कौन है। ये कार देखकर वह भी रुचि रखता था। वह इसे चलाने के लिए अनुरोध कर सकता था। उसे यकीन था कि इस कार का मालिक उसे मना नहीं करेगा, है ना? जैसे ही वह अपने चमचे से कार के मालिक के बारे में पूछने की उम्मीद कर रहा था, उसने विलियम की उत्साहित आवाज सुनी। विवान, क्या तुम बुगाटी वेरॉन चलाने वाले हो? क्या यह ओवरकिल नहीं होगा? उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। ये कार विवान की थी। इस क्षण उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। उसे पता था कि ये कार उन कारों की तरह नहीं थी जिनकी कीमत 10 करोड़ और नीचे थी। ये कम से कम 30 करोड़ की कार थी। इसकी कीमत केवल दिखावे के लिए नहीं थी। इस कार में एक अच्छा इंजन, बेहतर त्वरण, उच्चतम गति आदि थे। अगर वह इस कार को चला सकता तो उसे यकीन था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकेगा। लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी इस कार का मालिक था। लेकिन साथ ही उसने विवान की पृष्ठभूमि के बारे में संदेह करना शुरू कर दिया। न केवल वह सानिया को जानता था, जिसकी पृष्ठभूमि गहरी थी, बल्कि उसकी अपनी कार भी बुगाटी वेरॉन का कस्टमाइज्ड संस्करण थी। उसके अनुसार इसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए। क्या उसने अभी कहा था कि वह विवान को चैरिटी के लिए 50 करोड़ दे रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि वह 100 करोड़ रुपए अपनी कार को बनाए रखने के लिए मांग रहा था। इसका मतलब था कि वह इस कार का उपयोग रेसिंग में करने वाला था। उसे खतरा महसूस हुआ, इसलिए इससे पहले कि विवान जवाब दे सके, उसने चिल्लाया, यह नहीं होगा। अगर तुम इस कार का उपयोग करते हो तो ये धोखा होगा। हमें अपनी ड्राइविंग कौशल के लिए समान प्रकार की कारों का उपयोग करना होगा। हा, देखो तुम युवा मास्टर गिरीश, ये धोखा कैसे है? ये विवान है जो अपनी खुद की पैसे का उपयोग करके रेसिंग के लिए एक अच्छी कार ले रहा है। उसने यहाँ अपनी क्षमताओं का उपयोग किया है। इसे धोखा कैसे कहा जा सकता है? ल्यूक ने हंसते हुए कहा। युवा मास्टर गिरीश, मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह बुगाटी वेरॉन तुम्हारी कार होती तो तुम ये कहने पर जोर देते कि इसे रेसिंग में उपयोग करना कितना सही है ना? विलियम ने एक चालाक मुस्कान के साथ पूछा। गिरीश लगभग सिर हिलाना चाहता था। न केवल वह चाहता था कि ये कार उसकी हो, बल्कि उसने ये भी सोचा कि केवल उसे ही ऐसी कार का मालिक होने का अधिकार है। लेकिन अंतिम क्षण में उसने अपने आवेग को काबू में किया और विवान की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर ऐसे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी कार चाहो उसे रेसिंग में उपयोग करने के लिए चुन सकते हो। विवान ने कहा। उसकी क्षमताएं इस शौकिया के साथ निपटने के लिए पर्याप्त थीं, बशर्ते कि कारों के बीच का अंतर बड़ा न हो। गिरीश का चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। उसने सोचा, अगर यही तुम्हारे आत्मविश्वास का स्रोत है तो अब जब यह रास्ते से हटा है तो मैं देखता हूं कि तुम दौड़ में मुझे हराने के बाद क्या करोगे। गिरीश ने तय किया कि वे फरारी कारों का उपयोग करेंगे। वहां 3 मंसूरी फरारी रोमा थीं। इन कारों की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए थी, अगर कस्टमाइजेशन की लागत जोड़ी जाए। गिरीश ने एक लाल कार ली और विवान ने एक नीली कार ली और फिर वे स्टार्टिंग लाइन की ओर बढ़े। वे दौड़ शुरू होने से पहले 5 मिनट तक इंतजार करने वाले थे। गाड़ियों को देखकर भीड़ तुरंत चीयरिंग करने लगी। लेकिन बेशक वे ज्यादातर सोमेश्वर सिटी के लिए चीयर कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि नीली फरारी रोमा सोमेश्वर सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही है, वे और भी जोर से चीयर करने लगे। 5 मिनट में स्क्रीन सामान्य रूप से गिर गई। काउंटडाउन शुरू हुआ जैसे ही दोनों कारों के इंजन जोर से गरजने लगे। इस बार विवान विलियम के साथ बैठा था। हालांकि वह पहले यहां आ चुका था, उसने अभी तक सड़क के पैटर्न को याद नहीं किया था। इसलिए उसे किसी की आवश्यकता थी जो उसे ये बताने में मदद कर सके कि अगला मोड़ कब आएगा। अगर वह अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के साथ आया होता तो उसे इन सभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, ये देखते हुए कि उसकी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में एक मैप था। विलियम पहले से ही स्वयंसेवक बनने के लिए उत्साहित था। आखिरकार उसने देखा था कि विवान ने कार कैसे चलाए। इस बार वह इसे पहले हाथ से अनुभव करने वाला था। पहली बार वह खुश था कि शंभू उपस्थित नहीं था, अन्यथा वह निश्चित रूप से इस मौके को खो देता। जैसे ही काउंटडाउन समाप्त हुआ, दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़े। चूंकि इस बार केवल 2 कारें दौड़ रही थीं, उनके पास एक ही प्रारंभिक बिंदु था। गाड़ियां केवल कस्टमाइजेशन में भिन्न थीं, लेकिन त्वरण की गति के मामले में वे सभी समान थीं। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ मेल खाने की शुरुआत की।
अपनी कार के अंदर विवान ने अपनी आंखें संकुचित की। चूंकि इस आदमी ने उसका अपमान किया था, यह उसके लिए इस क्षण में प्रतिशोध लेने का अच्छा समय था। इसलिए उसने ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि वह शुरुआत से ही बढ़त बनाए। हालांकि वह सड़कों को अच्छी तरह से याद नहीं कर सका, उसने कम से कम यहाँ की सड़क से परिचित हो गया था। इसलिए वह अपनी ड्राइविंग कौशल को यहाँ अधिकतम करने वाला था। गियर बदलते हुए उसकी कार गिरिश की तुलना में और भी तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ तक कि विलियम भी इस तथ्य को देखकर चकित रह गया। हालांकि अंतर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यह सच था कि विवान की कार गिरिश की कार से तेज थी। गिरिश ने भी ये देखा। उसने एक्सेलेरेटर को दबाया, ये कोशिश करते हुए कि वह पकड़ सके, लेकिन अंत में उसने पाया कि कोई अंतर नहीं था। विवान की कार दूरी बना रही थी और उनके बीच का अंतर भी बढ़ रहा था। ये पहले से ही फैलने लगा था। जब वे एक मोड़ पर पहुंचे तो गिरिश उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी अच्छी ड्राइविंग कौशल के कारण विवान को यहां ओवरटेक कर सके, लेकिन अंत में विवान की कार ने अपनी गति को बिल्कुल भी कम नहीं किया। उसने एक ड्रिफ्ट बनाई और एक तरफ के टायर कुछ सेंटीमीटर के लिए जमीन से उठ गए। पिछली बार की तुलना में विवान ने बेहतर ड्रिफ्ट बनाई। आखिरकार पिछली बार टायर इस तरह उठे थे कि ऐसा लग रहा था कि कार पलटने वाली है। दूसरी ओर गिरिश को इस तेज मोड़ को पार करने के लिए अपनी गति को बहुत कम करना पड़ा। जब उसने फिर से गति बढ़ाई तो उसने पाया कि उनके बीच का अंतर पहले से ही 150 मीटर से अधिक हो गया था। और ये तो बस शुरुआत थी। पहली बार गिरिश ने पेशेवर ड्राइविंग का अनुभव किया। जैसे ही कुछ मोड़ों के बाद वह विवान की टेल लाइट्स को बिल्कुल भी नहीं देख सका। इसके साथ उसने वर्षों से जो गर्व महसूस किया था कि वह वर्तमान युवा पीढ़ी का सबसे अच्छा ड्राइवर है, वह चूर चूर हो गया। उसकी आंखों में चमक खो गई जैसे वह गाड़ी चला रहा था। उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे दौड़ने से हार माननी पड़ी। अब वह केवल दौड़ पूरी करने जा रहा था और कुछ नहीं। दूसरी ओर वह पहले से ही अपने हाथों में शेयरों को फिसलते हुए देख सकता था। नहीं, यह फिसल नहीं रहा था। उसने दोनों हाथों से इसे दे दिया था। आखिरकार अब तक वह पहले से ही जान चुका था कि विवान कौन है। उसने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया था जिसे रेसिंग में एक शीर्षक दिया गया था। उसने ड्राइविंग के देवता विवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया था। इस बार विवान ने दौड़ पूरी करने में 30 मिनट और 23 सेकंड का समय लिया। हालांकि यह उस रिकॉर्ड के समान नहीं था जो उसने पहले सेट किया था। इसका कारण यह था कि इस बार जो कार उसने इस्तेमाल की थी वह गति के मामले में कमजोर थी। अगर कार की अधिकतम गति अधिक होती तो ये निश्चित था कि वह अपने पहले सेट किए गए रिकॉर्ड को तोड़ देता। जैसे जैसे वह सड़क से अधिक परिचित होता गया, वह अधिक रणनीतियां अपना सकता था ताकि वह सबसे कम समय में फिनिश लाइन तक पहुंच सके। भीड़ ने और भी अधिक उत्साह से चीयरिंग की। पहली बार जब से गिरिश ने सोमेश्वर सिटी की युवा पीढ़ी के खिलाफ दौड़ना शुरू किया था, वह हार गया था। इसके अलावा वह बुरी तरह हार गया था। आखिरकार वे स्क्रीन पर देख सकते थे कि गिरिश ने दौड़ से हार मान ली थी। वह सामान्य गति से गाड़ी चला रहा था और अनुमान लगाया गया था कि वह लगभग 20 मिनट में फिनिश लाइन पर पहुंचेगा। जैसे ही भीड़ ने देखा कि कार मोड़ों पर कैसे मुड़ रही है, उन्होंने तुरंत जान लिया कि ड्राइवर कौन था। यह उनका ड्राइविंग देवता विवान था। आखिरकार यहाँ कोई और नहीं था जिसने विवान के अलावा ऐसा पागलपन करने की हिम्मत की हो। वहां उपस्थित अधिकांश लोग, अगर 99% नहीं तो सभी सोमेश्वर सिटी के निवासी थे। इस बार माउंट ब्राइट पर फिर से गर्जना और प्रशंसा की आवाजें गूंज उठीं। इस बार यह और भी तेज थी क्योंकि दर्शक अपनी शहर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अधिक खुश थे। इसके अलावा वहां कम से कम 40% अधिक लोग थे जो शुक्रवार की रात से अधिक थे। कुछ के पास तो बैठने की जगह भी नहीं थी। इस दिन पीटर ने निश्चित रूप से अच्छी खासी रकम कमाई। आखिरकार सभी उपस्थित लोगों को थोड़ी फीस चुकानी पड़ी। ये पैसा यहाँ उपयोग किए गए उपकरणों के रखरखाव, पुरस्कार राशि और यहाँ काम करने वालों के वेतन के लिए इस्तेमाल किया गया था। जितनी अधिक दौड़ें आयोजित की जाएंगी, उतनी ही अधिक राशि ऑफ ट्रैक रेसेस को मिलेगी। फरारी रोमा पार्क करने के बाद विवान बाहर निकला और उसके साथ एक हौंकता हुआ विलियम था। ये लड़का पहली बार अनुभव करते हुए डर गया था कि कार कैसे मुड़ती और ड्रिफ्ट करती है। जो लोग किनारे से देख रहे थे, उन्हें निश्चित रूप से ड्रिफ्टिंग या उस कार में होने का एहसास नहीं होता जो पलटने की धमकी दे रही थी। इसलिए हालांकि विलियम को यह मजेदार लगा, इस बार उसे शंभू का सम्मान करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह एक उच्च गति से चलने वाली कार में बैठा था। विलियम, बताओ कैसा लगा? एंड्रू ने पूछा जैसे ही दोनों कार से बाहर आए। तुम्हें इसे आजमाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं लगभग खुद को पेंट करने वाला था, विलियम ने कहा जबकि उसने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या ये इतना डरावना है? या तुम हमसे मजाक कर रहे हो ताकि तुम अकेले विवान की ड्राइविंग का अनुभव कर सको?
इस्माइल ने विलियम को संदेह से देखते हुए पूछा। अन्य लोगों के मन में भी यही विचार था। हाँ, तुम लोग खुद इसे आजमाने की कोशिश कर सकते हो अगर तुम्हें मौका मिले, लेकिन मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। विवान ड्राइविंग के मामले में एक पागल है। विलियम ने तब तक समूह को इग्नोर किया जब तक कि उसने देखा कि वे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। समूह ने विलियम को देखा और फिर अपनी नजरें विवान की ओर मोड़ दी। वे विवान की ड्राइविंग के बारे में काफी जिज्ञासु थे। विवान को देखकर वह सामान्य लग रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या दोनों एक ही कार में थे या नहीं। विवान को अजीब नजरों का कारण नहीं पता था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया और गिरिश के दौर खत्म होने का इंतजार करने का निर्णय लिया। वर्तमान में रात के 11 बज चुके थे। चूंकि उसके पास अगले दिन एक अपॉइंटमेंट था, उसे सुनिश्चित करना था कि वह अच्छी नींद ले, अन्यथा वह ग्रोसरी विभाग के उच्च प्रबंधन की बैठक कैसे आयोजित करेगा। इसलिए वह चाहता था कि यह आदमी दौड़ को जल्दी खत्म करे ताकि वह उन पुरस्कारों को प्राप्त कर सके जो उसे मिलने वाले थे। उसने एक जगह पाई और समूह के साथ बैठ गया। लगभग 20 मिनट बाद गिरिश अंततः आया। कार पार्क करने के बाद वह उसमें से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वह अंदर ही बैठा रहा। जैसे ही वे सोच रहे थे कि वह कार से बाहर नहीं आएगा, दरवाजा खुला और गिरिश बाहर आया। उसका वर्तमान चेहरा 1 घंटे पहले के मुकाबले पूरी तरह से विपरीत था। उसकी घमंड पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी आंखें खोई हुई लग रही थीं, लेकिन अंदर से अगर कोई व्यक्ति ध्यान से देखता तो वह देख सकता था कि वहां दुख और गुस्सा दोनों थे। हालांकि दुख उसकी आंखों में गहरी भावना को हावी कर रहा था। विलियम और अन्य उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। आखिरकार उसने कभी उनकी परवाह नहीं की जब उसने उनके खिलाफ दौड़ जीत ली थी। वह हमेशा उन्हें चिढ़ाता था और कहता था कि उन्हें रेसिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनकी क्षमताएं उसके स्तर पर नहीं थीं। हा, युवा मास्टर गिरिश, वहां क्या हुआ? टस्क टस्क टस्क। मैंने सोचा कि युवा मास्टर एक प्रो हैं। ये पता चला कि वह तो मुकाबला भी नहीं कर सके। 20 मिनट का समय, ये बहुत अधिक है। सही है, जब उसने हमें पहले हराया तब भी ये हमेशा 1 मिनट का अंतर होता था। युवा मास्टर गिरिश, तुमने हाल ही में कहा था कि तुम सबसे अच्छे ड्राइवर हो। अब यहाँ एक असली प्रो है, क्या तुम उसकी तुलना भी कर सकते हो? हे दोस्तों, हमारे युवा मास्टर गिरिश को इतना उत्तेजित मत करो। वह अपनी शर्त का पालन करने में असफल हो सकता है। अब जब तुम मुझे याद दिलाते हो तो मैं लगभग भूल गया कि वह मुझे 5 करोड़ रुपए का कर्जी है। समूह गिरिश का मजाक उड़ाते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी गुस्सा जो उन्होंने वर्षों से गिरिश के दमन के कारण जमा किया था बाहर निकल जाए। बेशक ये केवल विलियम का समूह नहीं था जो हंगामा कर रहा था। गिरिश के चमचे भी अब और नहीं रोक सके और शब्दों से हमला करने लगे। तुम्हें अपनी बातें बंद करनी चाहिए। तुम इतने घमंडी क्यों हो जैसे तुमने दौड़ जीती हो? सही है, क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने शानदार हो? अगर विवान नहीं होता तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी सोमेश्वर सिटी हमारी ब्लू सिटी की तुलना कर सकती है? हंस, तुम लोग धोखा दे रहे हो। तुम जानते थे कि विवान एक विशेषज्ञ है, फिर भी तुमने दौड़ की योजना बनाई। सही है, ये धोखा है। हम इससे सहमत नहीं हैं। विलियम और अन्य भी तीखे थे, लेकिन जब उन्होंने गिरिश के चमचों को विवान के बारे में बात करते सुना तो वे और भी अधिक तीखे हो गए। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो? मैं तुम्हें स्पष्ट सुनना चाहता हूँ। क्या तुमने अभी कहा कि हम केवल विवान पर निर्भर हैं? गिरिश को छोड़कर तुम सभी आओ और मेरे साथ दौड़ो। हम विवान पर निर्भर हैं और तुम गिरिश पर। सब कुछ सही और स्पष्ट है। कौन सा बेवकूफ कह रहा है कि हम धोखा दे रहे हैं? अगर मुझे सही याद है तो ये दौड़ तुम्हारे युवा मास्टर गिरिश द्वारा प्रस्तावित की गई थी, इसलिए दोष मत डालो। क्या तुम परिणाम स्वीकार नहीं करते तो इसके लिए ऑफ ट्रैक रेसर्स से बात करो। तुम्हारे युवा मास्टर ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विवान की रेसिंग के वीडियो शुक्रवार से इंटरनेट पर थे। अगर तुमने उन्हें नहीं देखा तो ये तुम्हारी अपनी गलती है। सही है, यहाँ तक कि नाम भी था। ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ड्राइवर का नाम ड्राइविंग देवता विवान था। क्या तुम्हारी आंखें अंधी थीं या तुम्हारे कान बहरे? शायद दोनों। हे, मुझे लगता है कि गिरिश ने दौड़ से पहले वीडियो देखा था। मुझे लगता है कि वह नाक वाला लड़का ही है जिसने उसे वीडियो दिखाया। हंगामा इतना बड़ा था कि यह लड़ाई के करीब पहुंच गया। सभी को पता था कि यहाँ लड़ाई करना मना है। इसके अलावा अगर वे यहाँ लड़ने की हिम्मत करते तो पुलिस निश्चित रूप से अपना काम अच्छे से करेगी क्योंकि यहाँ ऐसे मामलों के लिए कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे। तुम सब बंद करो। इस समय गिरिश, जो वहां बेहोशी में खड़ा था, अंततः बोला। उसने अपने चमचों की ओर देखा और वे तुरंत अपने गर्दन सिकोड़ने लगे। दूसरी ओर जब उसने विलियम और अन्य को घूरा तो उन्होंने अपनी ओर से भी घूरा।
गहरी सांस लेते हुए गिरीश ने विवान की ओर कदम बढ़ाया। वह अब शांत दिख रहा था, लेकिन उसके माथे पर उभरे नसें और उसकी लाल आंखें ये दिखा रही थीं कि वह कितना गुस्से में था। जब वह गुस्से में गिरीश का सामना कर रहा था, विवान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ लड़ाई करना मना था, इसके अलावा वह खुद कमजोर नहीं था। हालांकि उसने लड़ाई की तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, उसका शरीर फिट था। वह रोज जिम जाता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह मजबूत था। उसकी ट्रेनिंग संतुलित थी, जिससे उसके मांसपेशियां समानुपातिक थीं। इसलिए वह किसी ऐसे युवा मास्टर से नहीं डरता था जिसने बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया था। तुमने मुझे इस बार पकड़ लिया, बच्चे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेसिंग में एक प्रोफेशनल की तरह तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश करोगे, गिरीश ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। विवान ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, युवा मास्टर गिरीश, अगर मुझे सही याद है तो ये दौड़ तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित की गई थी, है ना? और मैंने इसे स्वीकार किया, हालांकि मुझे पता था कि तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। क्या इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है? तुमने पहले मुझे उकसाया। तुम जानते हो, पहले मैं केवल एक छोटी शर्त के साथ दौड़ चाहता था। लेकिन जिस पल तुमने मेरा अपमान किया, वह पल था जब तुमने मुझे तुम्हें थोड़ा सजा देने का निर्णय लेने पर मजबूर किया। विवान ने कहा, थोड़ा? क्या तुम्हारे लिए मेरे हाथ में सभी शेयर और 150 करोड़ रुपए इतना छोटा है? गिरीश चिल्लाया। हाँ, कुछ ऐसा कि तुम अपने सभी पारिवारिक संपत्तियों को सौंप दो। क्या ये बड़ा नहीं माना जाएगा? क्या तुम नहीं सोचते? विवान ने जवाब दिया। गिरीश ने गुस्से में अपने दांत पीसे। एक पल बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि वह शारीरिक रूप से शुरू हो जाए और उससे अधिक पीड़ित हो जाए। इस समय दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे थे। जो लोग दौड़ में भाग नहीं ले रहे थे, वे केवल किनारे से देख रहे थे बिना कुछ कहे। मैं आज अपनी शर्त का एक हिस्सा पूरा करूंगा और दूसरे हिस्से के लिए शेयर ट्रांसफर करने में समय लगेगा। 3 दिनों में मैं उन्हें ट्रांसफर कर दूंगा, गिरीश ने कहा और प्रबंधन कार्यालय की ओर बढ़ा। फिर उसने एक पल के लिए विवान की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुमने इस बार जीत हासिल की है, लेकिन गर्व मत करो, यह खत्म नहीं हुआ है। विवान ने गिरीश की धमकी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। देश में कानून था, और अगर उसने उसके खिलाफ कोई चालाकी करने की हिम्मत की तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार जब कोई उस पर हमला कर रहा हो तो वह चुप कैसे रह सकता है? इस बार उसने गिरीश को खुद ही निशाना बनाया था, लेकिन अगर वह उसे परेशान करने की कोशिश करता रहा तो वह सुनिश्चित करेगा कि वह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दे। केवल 1 महीने में, बशर्ते कि उसने कुछ प्रयास किया, वह निश्चित था कि वह जल्दी ही उस स्तर पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में वह स्टोर से प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ रुपये कमा सकता था। अगर इसे गुना किया जाए तो वह प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये से अधिक कमा सकता था। जब उसने इस बिंदु पर विचार किया तो उसने अगली बार एक सुरक्षा कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। ये बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, इसे बड़ा होना होगा। अगर संभव हो तो वह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह एक ऐसी कंपनी खरीदे जो पहले से चल रही हो। इसका कारण यह था कि एक नई प्रबंधन टीम को नियुक्त करना और बाजार में प्रवेश करना कुछ हद तक कठिन होगा। इसलिए पहले से चल रही कंपनी खरीदना बेहतर होगा। इसके अलावा अगर प्रबंधन में कोई समस्या होती तो वह बस कुछ बदलाव कर देता और बस इतना ही। उसने अपने आप को सहमति दी और फिर समूह की ओर ध्यान दिया। विलियम और अन्य ने सिर हिलाया और उसके पीछे प्रबंधन कार्यालय की ओर बढ़ गए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, अपने छोटे आय के लिए तैयार। जब वे प्रबंधन कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गिरीश ने अभी एक कॉल खत्म की थी। उसने फोन रखा और उनकी ओर देखा। बिना एक और शब्द कहे वह मुड़कर चला गया। विवान ने भौहें उठाईं लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आखिरकार इस तरह की स्थिति में वह क्या कर सकता था? इसलिए वह तुरंत कार्यालय में प्रवेश कर गया। पीटर ने उन्हें अंदर आते देखा। उसने विवान की ओर मुस्कुराया। आज भी, हालांकि विवान द्वारा चलाई गई कार पिछले वाले से कमजोर थी, उसने देखा कि उसका प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर था। श्री विवान, क्या कोई विचार है? पीटर ने पूछा जबकि उसने विवान को बैठने का इशारा किया। पीटर के कार्यालय में केवल 2 कुर्सियां थीं, इसलिए विवान ने एक पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी के लिए डेमिनी को छोड़ दिया। यह अभी के लिए मेरा निर्णय है, लेकिन शायद मैं भविष्य में अपना मन बदल सकता हूँ। विवान ने सिर हिलाया। अगर वह रेसिंग में भाग लेना चाहता था तो वह भविष्य में इस ऑफ ट्रैक रेसेस को खरीद लेगा। और यह क्यों नहीं कह रहा था कि वह उनकी प्रतिभा के रूप में रेसिंग में भाग नहीं लेगा? ये स्पष्ट था कि किसी को भी पुलों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार उसे भविष्य में पीटर की मदद की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, मैं उस भविष्य का इंतजार करूंगा। पीटर ने कड़वे मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
एक पल बाद उसने अपने डेस्क पर कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू किया। तो खाते वही रहते हैं? उसने अभी भी सिर झुकाए हुए पूछा। हाँ, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। पीटर पूछ रहा था कि क्या पैसे उन खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे जिनका उपयोग उन्होंने पंजीकरण के लिए किया था। लगभग 1 मिनट बाद विवान ने अपनी जेब में फोन को वाइब्रेट करते हुए महसूस किया। उसे इसे निकाले बिना ही पता था कि ये कंपन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पहले ही एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिल चुका था। आपने 102 करोड़ रुपये कमाए हैं। मल्टीप्लायर लागू किया गया। आपने 10,200 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। अब उसके खाते में इतनी राशि थी कि वह ग्रोसरी विभाग को मजबूत कर सके और एक अच्छी सुरक्षा कंपनी भी खरीद सके। उसे पहले से ही पता था कि उसे 2 करोड़ क्यों मिले। यह ऑफ ट्रैक रेसेस से था। विजेता के लिए पुरस्कार। विलियम और अन्य 15 लोगों ने एक एक करके अपने 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। उनके चेहरे पर इस समय एक छोटे बच्चे की तरह खुशी थी जिसने वह चीज प्राप्त की थी जो वह चाहता था। जब सब कुछ सही स्थिति में था तो वे कार्यालय से बाहर निकल गए। विवान ने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में वापस ड्राइव किया। ये पहले से ही रात के 11:30 बज चुके थे। सड़क लगभग खाली थी, इसलिए बुगाटी वेरॉन ने उच्च गति से सड़कों पर दौड़ लगाई। बेशक उसने सड़क पर सावधानी बरती। हालांकि यह लगभग आधी रात थी, उसे पता था कि सड़कें खाली नहीं होंगी। ट्रैफिक पुलिस के बारे में उसने कम भीड़भाड़ वाली सड़कों का उपयोग करके उनसे बचने का सुनिश्चित किया। लेकिन सड़क पर उसकी गति दौड़ के समान नहीं थी। यहाँ उसने लगभग 130 मील प्रति घंटे की कम गति बनाए रखी। जब भी आवश्यक होता वह धीमा हो जाता। महल पहुंचने के बाद उसने स्नान किया और फिर सोने से पहले एक शानदार नाश्ता तैयार किया। जब वह हवेली से बाहर निकला तो पहले से ही 9:03 हो चुके थे। सूरज अभी इतना गर्म नहीं था, लेकिन वह इसका आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल की। कुछ सांसों के इंतजार के बाद कॉल कनेक्ट हो गया और एक पुरुष आवाज आई, गुड मॉर्निंग श्री विवान। सुबह बखैर क्रिस, क्या सब कुछ व्यवस्थित हो गया है? विवान ने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की ओर बढ़ते हुए पूछा। हाँ श्री विवान, सब कुछ सही स्थिति में है। हम केवल आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। क्रिस ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, मैं 10:40 पर वहां पहुंचूंगा। ओह, वैसे एक अतिरिक्त सीट तैयार करो क्योंकि मेरे साथ कोई और आ रहा है। विवान ने कुछ और शब्द कहे और फिर फोन रख दिया। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में बैठने के बाद वह अभी ड्राइव करने ही वाला था जब उसे एक विचार आया। फ्लायर्स बैंक के प्रबंधक, उसे यकीन था कि इस आदमी के कुछ कनेक्शन होंगे, इसलिए वह निश्चित था कि वह उसे एक अच्छी सुरक्षा कंपनी खरीदने में मदद कर सकता है। इस विचार के साथ उसने तय किया कि वह ग्रोसरी विभाग के मुद्दे को निपटाने के बाद बैंक जाएगा। बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत ग्लेज होटल की ओर ड्राइव किया। अलिप्सस डॉट हैप्पी रेसिडेंशियल एरिया, चटर्जी परिवार का मुख्य महल, एक अध्ययन कक्ष के अंदर। मनिंदर ने अपने हाथ में रिपोर्ट को एक चिंतित चेहरे के साथ देखा। वह इस फाइल को पिछले 5 मिनट से अधिक समय से पकड़े हुए था, लेकिन उसकी नजरें एक ही पृष्ठ पर टिकी हुई थीं। इस पृष्ठ पर एक छवि थी जिसे विवान निश्चित रूप से परिचित पाएगा। यह उसकी छवि थी। चित्र के नीचे उसके बारे में कुछ विवरण थे। इनमें से कोई भी गलत नहीं था। इसमें उसके पूरे नाम, उसकी उम्र, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जब वह सोमेश्वर सिटी में आया और उसके बारे में कुछ और जानकारी दी गई थी। मनिंदर की नजरें इस समय विवान के पूरे नाम पर टिकी हुई थीं। विवान रॉय। वे ये पता लगाने में असमर्थ थे कि वह कहाँ पैदा हुआ और उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। उस्ताद रुबेन, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह युवा आदमी क्रिस्टल सिटी के रॉय परिवार से नहीं है? मनिंदर ने रुबेन की ओर देखते हुए पूछा, जो उसकी स्थिति से दूर खड़ा था। मनिंदर खुद एक मध्य आयु का आदमी था जिसके सिर पर कुछ सफेद बाल थे। हालांकि उन्हें देखने के लिए ध्यान देना पड़ता था। वास्तव में मैं इसके बारे में भी सुनिश्चित नहीं हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार रॉय परिवार का कोई भी सदस्य परिवार के व्यवसाय में एक अच्छा स्थान रखता है, लेकिन विवान दूसरी ओर किसी भी स्थिति में नहीं है। रुबेन ने अपने पुराने चेहरे पर चिंता के साथ कहा। एक पल रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन अगर वह उस इमारत के लिए भुगतान करने में सक्षम है तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि केवल पैसे होना किसी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा चिंता इस बात की है कि जानकारी के अनुसार वह मेहता परिवार की युवा महिला के साथ परिचित लगता है। जब मनिंदर ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे का भाव एक पल के लिए कस गया। फिर उसने एक आह भरी और फाइल को डेस्क पर रख दिया। उसने एक पल के लिए अपने माथे को रगड़ा और फिर से आह भरी। एक पल बाद उसने रुबेन की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। चूंकि इमारत चली गई है, अगर आवश्यक हो तो योजना बदल दें।
लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एक और योजना 1 महीने के भीतर तैयार हो और विवान के बारे में उसकी गतिविधियों की जांच जारी रखें। अगर संभव हो तो उसके खातों की भी जांच करें। मैं उसकी गहराई जानना चाहता हूँ, मैनिंदर ने निर्देश दिया। जी उस्ताद, रुबेन ने उत्तर दिया और फिर अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। विवान की ओर वापस 20 मिनट से अधिक ड्राइविंग के बाद वह ग्लेज होटल के सामने पहुंचा। उसने कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क किया और पहले मंजिल पर सान्या का इंतजार करने का निर्णय लिया। अनपेक्षित रूप से जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि सान्या डैमिनी के साथ वहां थी। उसने अपनी भौहें उठाईं। उसने सोचा था कि वे 10 बजे मिलेंगे। अनपेक्षित रूप से उसने पाया कि वह पहले से ही यहाँ थी। खैर, ये बुरा नहीं था। अगर वह अपने सभी प्रोजेक्ट्स को जल्दी से खत्म कर सके तो यह अच्छा होगा। आखिरकार वह अपनी विकास को क्यों विलंबित करना चाहता था। गुड मॉर्निंग। जैसे ही वह दोनों महिलाओं के पास पहुंचा, विवान ने एक सज्जन की तरह अभिवादन किया। सुबह बखैर, सान्या और डैमिनी ने उत्तर दिया। अब जब वे एक दूसरे से परिचित हो चुके थे तो पहले की तरह कोई टकराव नहीं था। विवान ने सान्या की सुंदरता की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस बार उसके काले बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। जिस ड्रेस में वह इस बार थी वह एक छोटी आस्तीन की हरी ड्रेस थी जो उसकी आंखों के रंग से मेल खाती थी। ये ड्रेस उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। विवान केवल इस ड्रेस में इस महिला की सुंदरता की सराहना कर सकता था, क्योंकि हालांकि यह एक आधिकारिक ड्रेस थी, फिर भी यह उसकी विशेषताओं को उजागर करती थी। मुझे लगा कि तुम मुझे 10 बजे लेने आओगी, सान्या ने मजाक में पूछा। मुझे यहाँ जल्दी आना पड़ा ताकि ट्रैफिक की समस्या न हो, विवान ने उत्तर दिया। क्या हम अब जा सकते हैं? सान्या ने सोफे से उठते हुए पूछा। ठीक है, क्या तुम दोनों जा रही हो? अगर हाँ, तो हमें एक और कार लेनी होगी क्योंकि मेरी कार केवल एक यात्री को ले जा सकती है, विवान ने कहा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे के रोमांचक एपिसोड्स के लिए आरएसवस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, वहां लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।